हाँ जी बेटा जी, सो टुडे वी आर स्टार्टिंग विथ आवर रिवीजन सीरीज, राइट। फर्स्ट चैप्टर आपके मतलब पूरे सिलेबस का इज द लास्ट लेसन. इट इज रिटन बाय अल्फांसो डोरे. आपको स्पेलिंग्स याद रखने हैं कि नहीं याद रखने हैं? याद रखने हैं, बिकॉज समटाइम्स इट हैपन्स दैट ऑथर के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन आ जाता है. व्हाट इज अल्फांसोस थीम इन द चैप्टर? तो अगर आपको राइटर नहीं पता होगा तो आप कोरिलेट नहीं कर पाओगे, बट दैट्स अ वेरी स्लिम चांस ऑफ सच अ थिंग हैपनिंग. जनरली चैप्टर का नेम मेंशन्ड होगा, बट स्टिल यू नीड टू नो द बेसिक नेम ऑफ द ऑथर. So this is a story about France. Just 2 minute, some seconds का ये clip है. You are seeing, what are you seeing on the screen? How do you relate it to the chapter? आप क्या देख रहे हो? क्या हो रहा है? एक बच्चा भाग रहा है. कहाँ भाग रहा है? स्कूल में? कहाँ पे? लेक है. और क्या है? बेटे मैंने डेलिबरेटली ये ग्राफिक डाला है ताकि कि आपके मन में वो इमेज क्रिएट हो. फील्ड्स हैं, लेक हैं, द टू थिंग्स दैट ही लव टू डू, राइट. दिस चाइल्ड, आप इसको इमेजिन करो फ्रांस है. यहाँ पे ब्लैक बोर्ड के ऊपर फोकस करो. यहाँ पे मैंने 3 टर्म्स लिखे हैं, फ्रांस, फ्रांस एंड फ्रेंच. फ्रांस कौन है? स्टूडेंट. उसके नाम में जेड आता है. जब आप लोग एग्जाम्स लिखते हो, आंसर्स लिखते हो, तो यहाँ पे आप लोगों की गलती आती है. आप अपने दिमाग में कंफ्यूजन क्रिएट कर लेते हो बिटवीन द नेम ऑफ द चाइल्ड, द नेम ऑफ द कंट्री एंड द नेम ऑफ द लैंग्वेज, राइट. यू नीड टू नो फ्रेंच इज द लैंग्वेज, फ्रांस इज द कंट्री एंड फ्रांस इज द नेम. जनरली इन दोनों में कंफ्यूजन होता है. जब आप आंसर्स लिखते हो, आपकी सिली मिस्टेक है विच कॉस्ट यू डियरली. तो एक तो आपने नाम ध्यान रखना है. नाउ इमेजिन दिस चाइल्ड इज फ्रांस, ही इज रनिंग टू स्कूल. रनिंग टू स्कूल में आपके दिमाग में क्या कलेक्ट हो रहा है? इट्स अ रिवीजन ना. तो व्हाट डू यू रिमेंबर अबाउट फ्रांस रनिंग टू स्कूल? व्हाई इज ही रनिंग टू स्कूल? लेट हो गया था. लेट होने से आपको क्या समझ में आता है बच्चे के बारे में? उसकी मेंटालिटी क्या है? अगर वो क्लास के लिए लेट पहुंच रहा है तो स्कूल के प्रति, लर्निंग के प्रति उसकी मेंटालिटी क्या है? हम इंप्रेशन बनाते हैं ना बच्चे का कि बच्चा बड़ा सीरियस होकर क्लास में बैठा है तो वो कैसा होगा. बच्चा कॉरिडोर्स में घूम रहा है तो वो कैसा होगा. हम एक इंप्रेशन बना लेते हैं. सो व्हाट इंप्रेशन डू यू मेक ऑफ अ चाइल्ड हु इज लेट टू स्कूल? इनडिसिप्लिन्ड. व्हाट एल्स? हाँ जी. इजी गो वे है, मतलब ही इज नॉट वेरी अटेंटिव. आई नीड दैट पर्टिकुलर वर्ड जो आपको आंसर्स लिखने में चाहिए होगा व्हेन यू आर डिस्क्राइबिंग फ्रांस. what kind of a student is he? Carefree उसकी mentality हो गई, but what kind of a student will that make him? Is he serious about his studies or non-serious? Right? He has not taken education very importantly. उसने बड़ा lightly लिया है. He doesn't pay attention. Right? Being late to school implies उसको कोई फर्क नहीं पड़ता. But भाग रहा है. क्यों भाग रहा है? फियर ऑफ द टीचर. अब फियर ऑफ द टीचर से कौन सी बातें आपको याद आनी चाहिए? किस बातों से वो डर रहा था टीचर से? स्ट्रिक्ट टीचर था. हाउ डू यू नो दैट मिस्टर हैमिल वाज अ स्ट्रिक्ट टीचर? नहीं, एक पर्टिकुलर इमेज क्रिएट की गई है चैप्टर में जिससे आपको पता चलता है कि द टीचर वाज स्ट्रिक्ट. व्हाट इज दैट इमेज? व्हाट वुड the what? The iron scale, right? Iron scale जो टीचर के पास है indicates that the teacher is extremely strict. और फ्रांस को टीचर का डर है. अब नॉर्मल बच्चों को टीचर का डर कब होता है? जब उन्होंने कोई गलती की है. तो फ्रांस की कौन सी 2 गलतियां हैं? होमवर्क नहीं किया एंड मोर ओवर ही इज लेट टू स्कूल. होमवर्क क्या, कौन सा मिला हुआ था उसको? फ्रेंच पार्टिसिपल के रूल्स, राइट. फ्रेंच वर्ब्स होते हैं, पार्टिसिपल्स होते हैं.
उसका एक रूल होता है जो फ्रांस ने लर्न नहीं किया था. सो ही वॉज इन ड्रेड ऑफ गोइंग टू स्कूल. अब ड्रेड था, जब हम किसी चीज से डरते हैं कुछ करने के लिए तो हमारा मन क्या कहता है? छोड़ो, डांट खाऊंगा, लेट भी होऊंगा, साथ में मैं वो एक्टिविटी करने वाला हूं जो मुझे पसंद नहीं है, तो मैं उसकी जगह पे ये कर लेता हूं. अब वी कम टू द सेकेंड पार्ट ऑफ द विजुअल. ठीक है, अब फ्रांस क्या करना चाह रहा था? He wanted to enjoy nature. He wanted to slide in the lake, right? He wanted to go for hunting of the bird's nest. Eggs देखने जाना था, उसको नेचर में घूमने का शौक था. तो ये सारा इस एक इमेज से मोस्ट ऑफ द पर्सनालिटी ऑफ फ्रांस बिकम्स वेरी क्लियर. अगर आप ये एक इमेज अपने दिमाग में रखते हो तो फ्रांस की पूरी पर्सनालिटी आपके दिमाग में आ जाती है. नाउ समरी, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है ना, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस, ये सबकी वीडियोस मैंने आपको भेजी हुई है. आई होप यू हैव सीन इट एंड आपको आइडिया है कि किस तरह के क्वेश्चंस आएंगे. क्वेश्चंस में दिक्कत है, वील डू इट आफ्टर द एंड ऑफ द क्लास. राइट नाउ दीज आर द की पॉइंट्स दैट आई एम गोइंग टू फोकस ड्यूरिंग दिस रिवीजन. Title, theme or the central idea of whatever. Then character analysis, all the important characters that are going to happen in the chapter. Summary and tone. What are my expectations from you? मैंने तो पढ़ा दिया, बट उसके बाद मेरी एक्सपेक्टेशन आपसे क्या है? आप ये सारी चीजों को चैप्टर के साथ कोरिलेट कर पाओ. कैरेक्टर्स टाइटल के साथ, थीम के साथ कैसे कोरिलेट हो रहे हैं, टोन कैसे हर कैरेक्टर के साथ कोरिलेट हो रहा है, स्टोरी के साथ कोरिलेट हो रहा है, ये आपका काम है मुझे बताना. जिस पॉइंट पे आपको नहीं समझ में आएगा आप मेरे से पूछोगे. राइट? आपको याद रखना है कि इस कैरेक्टर की ये कहानी थी. इज एवरीथिंग व्हाइट एंड ब्लैक? पहले तो कैरेक्टर्स का ये समझो, क्या हर कैरेक्टर व्हाइट या ब्लैक होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कैरेक्टर्स बीइंग व्हाइट एंड ब्लैक? किसी को नहीं पता? ओके बेटे, व्हाइट का मतलब होता है अ कंप्लीटली प्योर सोल और ब्लैक का मतलब होता है अ कंप्लीटली डार्क सोल. जस्ट एक मिनट. व्हाइट इज अ गुड सोल, ब्लैक इज अ कंप्लीटली डार्क सोल जो बुराइयों से भरा हुआ है. क्या इंसान, ह्यूमन बींग्स कंप्लीटली व्हाइट या कंप्लीटली ब्लैक होते हैं? हर इंसान कैसा है? व्हाइट और ब्लैक का कॉम्बिनेशन क्या होता है? ग्रे होता है. तो अब ग्रे टोन जब हम बोलते हैं कैरेक्टर को तो व्हाट डज इट मीन? हर इंसान में वी आर ह्यूमंस, वी आर मेड अप ऑफ गुड एंड वी आर मेड अप ऑफ बैड. राइट? गुडनेस ज्यादा होगी तो आप लाइटर शेड ऑफ ग्रे होगे, बैड होगे तो डार्कर शेड ऑफ ग्रे होगे. बट वी आर नॉट व्हाइट एंड ब्लैक, वी आर ग्रे कॉम्बिनेशन पीपल. राइट? आपने डिसाइड करना है. राइट? नो कैरेक्टर इज व्हाइट और ब्लैक. व्हाइट मीन्स कंप्लीटली गुड, ब्लैक मीन्स कंप्लीटली बैड. वी आर ऑल शेड्स ऑफ ग्रे. लाइटर शेड ऑफ ग्रे मीन्स more good in us, darker shade of gray means more bad in us, but we are all gray characters. रीनू मैम अच्छे टीचर हैं तो रीनू मैम शॉर्ट टेम्पर टीचर भी हैं. राइट? सो आई हैव गुड एंड बैड टुगेदर इन मी. राइट? अब ये पॉइंट आपने जब कैरेक्टर एनालिसिस करोगे तो आपने ये दिमाग में रखना है कि जब हम इस कैरेक्टर की बात कर रहे हैं, फ्रांस पढ़ाई नहीं करता, फ्रांस स्कूल बंक करने की बात करता है, तो क्या ये एक ब्लैक कैरेक्टर है? क्या ये एक डार्कर शेड ऑफ ग्रे है कि नॉर्मल शेड ऑफ ग्रे है? नॉर्मल, क्योंकि बच्चे ऐसा करते हैं. जब मुसीबत पड़ी तब उसने अपने आप को सुधारने की कोशिश करी. यस, तो वो उसका रिडेम्पशन था. वो व्हाट इज रिडेम्पशन? रिडेम्पशन वर्ड भी आपको याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट. रिडेम्पशन का मतलब क्या होता है? रिडेम्पशन नाउन फॉर्म, रिडीम इज द वर्ब फॉर्म. इनका किसी को मतलब पता है? हम सब गलतियां करते हैं. हाँ जी,
रिडीम पॉइंट्स आप करते हो, आपके पॉइंट्स इकट्ठे हो जाते हैं, फिर आप उसको ले लेते हो, यू आर रिडीमिंग द पॉइंट, समथिंग ऑफ दैट काइंड. व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट लिटरेचर, रिडेम्पशन इज व्हेन यू रियलाइज यू हैव अर्ड मतलब आपने कोई गलती कर दी है, राइट? और आप अपनी गलती को सुधारना चाहते हो, दैट इज रिडेम्पशन. आप अपने आप को रिडीम कर रहे हो, गलती को सुधारना. फ्रांस ने अपनी गलती को कैसे सुधारा? जो लास्ट लेसन था उसने बड़ी ध्यान से, बड़ी कंसंट्रेशन के साथ उस लेसन को सुना. उसका फायदा क्या हुआ? What happened? He understood everything that was being done in that class that day. आप सब फर्स्ट डे से अब लास्ट डे पे आए हो. फर्स्ट डे पे आपने कितना सुना और अब किस मूड से यहां पे बैठे हो? अंडरस्टैंड? उस टाइम पे माइंड वॉन्डर कर रहा था, फिजिक्स पढ़नी है, मेरा नीट है, मेरा फलाना है, मेरा ढिमका है. But now focus is on English. So now you're listening to me carefully. You're listening to me with concentration. And now what I'm saying, आपको वो याद रह रहा है. आप अपने दिमाग में वो important points को बिठा रहे हो, right? तो क्या फ्रांस ने रिडेम्पशन किया? Yes. ठीक है? Monsieur Hamel, grey character. How grey? A very good, a very passionate, a very sincere teacher. But टाइम. बेटे पता क्या होता है, जब आप लोग लेट आते हो ना तो मुझे आपको डांटने में 5 मिनट जाते हैं. मेरा ब्रेक टूटता है और मेरा ब्रेक टूटता है तो पूरी गड़बड़ होती है. ठीक है? प्लीज ट्राई एंड बी ऑन टाइम फॉर द रिवीजन क्लास. ओके. मिस्टर हैमिल, एम हैमिल, प्लीज मोहम्मद हैमिल नहीं है, इट इज एम हैमिल, मिस्टर हैमिल. फ्रेंच वर्जन ऑफ मिस्टर इज एम. मिसियर वर्ड होता है जिसको वो एम लिखते हैं. प्लीज कोई भी मोहम्मद हैमिल या मार्क जुबैर हैमिल कुछ भी मत लिख कर आना. इट इज एम हैमिल, मिस्टर हैमिल. क्लियर? मिसियर हैमिल भी एक ग्रे कैरेक्टर है, राइट? ही इज अ गुड टीचर, तो हम उनको एक वाइट कैरेक्टर मानते हैं. बट व्हाई एम आई सेइंग ही इज ग्रे? बिकॉज उन्होंने भी कहीं ना कहीं अपनी आराम को, अपने शौक को पढ़ाई से थोड़ा ऊपर रखा. उनको फिशिंग करनी होती थी, हॉलीडे, राइट? मुझे पानी चाहिए, पार्थ उठो मेरे लिए पानी का ग्लास ले आओ, राइट? आप उठो मेरे लिए मेरा खाना गर्म करके ले आओ. तो मैं क्या करूं इनका? आई एम ब्रेकिंग द कॉन्सेंट्रेशन. जो वो फोकस से पढ़ रहे थे मेरी क्लास में, मैंने उनका फोकस तोड़ दिया. Instead of listening to what I am teaching in the class, I am sending them on errands. जो छोटे मोटे काम होते हैं उनके लिए वोकैबुलरी क्या है? ये वोकैबुलरी जो मैं लिख रही हूं ना यहाँ पे, ये वोकैबुलरी ऐसी वोकैबुलरी है जो आप लोगों को एग्जाम्स में चाहिए होती है और आपको मिलती नहीं है. आपके दिमाग में वो वर्ड नहीं आता है कि छोटे मोटे काम को हम बोलते क्या है. स्मॉल वर्क, इधर उधर का जो काम होता है उसको बोला जाता है एरांड्स. ERRANDS, राइट? तो मिस्टर हैमिल इज ऑल्सो ग्रे कैरेक्टर, राइट? उन्होंने भी अपने आराम के लिए कहीं ना कहीं पढ़ाई को इग्नोर किया. अब हम थर्ड कैटेगरी पे आ जाते हैं, विलेजर्स, राइट? एम हैमिल सिंबलाइजेस ऑल द टीचर्स. इस साइड इधर आ जाओ, राम के साथ आओ. M. Hamel symbolizes all the teachers all over the world. France symbolizes all the children all over the world. We are all like that, है ना? टीचर्स भी कभी ना कभी अपने आराम के लिए बोल देते हैं, बेटा आज तुम रिवाइज कर लो, राइट? मेरे पेट में दर्द है, मेरे सर में दर्द है, आई नीड टू सिट डाउन और वट एवर. टीचर्स भी कभी ना कभी ये करते हैं एट सम पॉइंट और दी अदर. बच्चे भी पढ़ाई से जी चुराते हैं. देन हु डू द विलेजर्स सिंबलाइज? ऑल द कॉमन पीपल. कॉमन मैन की पूरा जो ये स्ट्रगल है वो किस चीज के लिए है? नो, इज इट फॉर एजुकेशन? नो. इंडिया में एजुकेशन का एक ही पर्पस है. व्हाट इज दैट पर्पस?
to get a good grade, to get admission in a good college so that you get a good job packet. जॉब नहीं, अ गुड जॉब पैकेट, जो आपको फाइनली आपको मिलना है, राइट? आपको जो पैकेज मिलना है आपके पढ़ाई करने के बाद, इंजीनियरिंग करने के बाद या सिविल सर्विसेज में जाने के बाद, तो वो पूरा पैकेज के लिए आप पढ़ रहे हो. नन ऑफ यू आर स्टडिंग टू इंक्रीज योर नॉलेज. समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रही हूं? विलेजर्स का भी क्या था? विलेजर्स का भी क्या था मोटिव? कि पढ़ाई छोड़ो, पढ़ाई से ज्यादा हमारे बच्चे फील्ड्स में काम करें, फैक्ट्री में काम करें, ताकि के वो पैसे कमा के लाए, है ना? अब गांव में तो फैक्ट्रीज नहीं है, बड़े बड़े एमएनसीज नहीं है कि आप अच्छी पढ़ाई करोगे तो आपको व्हाइट कॉलर जॉब मिलेगा. गांव में क्या होता है? इट इज ऑलवेज लेबर वर्क. आपको फैक्ट्री में काम करना है. सोफी वाला चैप्टर याद है, इन गोइंग प्लेसेस? उसमें भी देखो एक्सट्रापोलेशन हो गया. लोगों की सोच क्या है? दे हैव टू वर्क इन अ बिस्किट फैक्ट्री, दे हैव टू वर्क एज लेबरर्स, द ब्लू कॉलर जॉब्स. कहीं ना कहीं एक्सट्रापोलेशन हो जाएगा जब आप चैप्टर में एग्जाम्स में एक्सट्रापोलेशन के क्वेश्चंस आएंगे, राइट? तो अब इनका भी वही था कि पढ़ाई करके क्या मिल जाएगा, हमें कौन सा व्हाइट कॉलर जॉब मिलना है, हमारे बच्चों ने तो फार्म्स में काम करना है. तो अच्छा है ना, वो छोटे होते से करना सीखे, तो पैसे भी कमाएंगे, एक्सपीरियंस भी आएगा, बाय द टाइम दे ग्रो अप वो अच्छी जगह पे पहुंच जाएंगे, राइट? तो विलेजर्स आर सिंबलाइजिंग ऑल द कॉमन पीपल जिनको मनी, इनकम इज मोर इंपॉर्टेंट देन एजुकेशन. अब तीनों में सेम बात क्या आ गई है? सिमिलैरिटी क्या आया है? व्हाट इज मोर इंपॉर्टेंट, एजुकेशन और इनकम और पर्सनल ग्रेटिफिकेशन? ग्रेटिफिकेशन रहने तो तुम लोगों से नहीं होएगा. पर्सनल सेटिस्फैक्शन, पर्सनल सेटिस्फैक्शन है ना. मिसियर हैमिल को अपनी हॉबीज, विलेजर्स को इनकम, बच्चों को अपनी मस्ती, तो ये पर्सनल सेटिस्फैक्शन में आ जाता है, राइट? किसी के लिए भी, तीनों कैरेक्टर्स, तीनों कैटेगरीज में से किसी के लिए भी पढ़ाई इंपॉर्टेंट नहीं थी. व्हाट वाज मोर इंपॉर्टेंट वाज देयर पर्सनल सेटिस्फैक्शन. तो आपको इस कैरेक्टर एनालिसिस को लास्ट लेसन के साथ जोड़ना है. ये आपका काम है. ये आप मुझे जोड़ के बताओगे हाउ डू यू को रिलेट देम, एंड देन आई विल टेल यू वेदर यू आर राइट और रॉन्ग. हमें इंसिडेंट्स पता है, हम सब घर से चैप्टर रीडिंग करके आए हैं, हमने तीनों वीडियोस देख ली हैं, हमें मेन पार्ट सबको पता है. जो मैंने अभी बोला अब सबके दिमाग में है, बट क्या हमने कैरेक्टर्स को लास्ट लेसन के साथ कोरिलेट किया? नहीं. हमें समझ में नहीं आ रहा है कैरेक्टर्स का लास्ट लेसन से क्या लेना देना है, राइट? तो ये चीजें आपने मुझे बतानी. ओके. हाँ जी बेटा जी, I would like to inform all of you that somehow or the other this slide was missed when revising in the class. So I am doing the recording again at my home. So थोड़ा सा voice का आपको difference नजर आएगा, so don't get confused. So anyways, what is the importance of the title? Although मैंने title हर character के साथ discuss किया है, but overall title क्यों ज़रूरी है? Why is the title apt and justified? I'm going to explain that right now. तो जो ये टाइटल है ना, ये जो हमारा सेंट्रल थीम ऑफ द स्टोरी है उसको बहुत अच्छे से एनकैप्सुलेट करता है. एनकैप्सुलेट करता है मतलब एक्सप्लेन करता है. पूरे का पूरा जो हमारी स्टोरी का थीम है, जो हमारी स्टोरी का मॉरल है, वो इस टाइटल में कंटेन्ड है. This title is signifying the final opportunity for the protagonist. Protagonist मतलब the main character of the story, that is France, to learn his native French language before it is replaced by German due to Prussian occupation. मतलब ये टाइटल बताता है कि फ्रांस के लिए ये लास्ट अपॉर्चुनिटी थी टू लर्न हिज फ्रेंच लैंग्वेज. French language was going to be replaced by German language. अब ये क्यों होने वाला था? Because Prussia had won the war over Alsace and Lorraine. टाइटल जो है अगेन वो हाईलाइट करता है द लॉस ऑफ कल्चरल आइडेंटिटी एंड हमारी जो अपनी हेरिटेज है उसको प्रिजर्व करने का जो इम्पोर्टेंस है, उसको चेरिश करने का जो इम्पोर्टेंस है, ये टाइटल हाईलाइट करता है उस चीज़ को.
जब हमारी कल्चरल आइडेंटिटी को छीन लिया जाता है तो हमारी खुद की आइडेंटिटी लूज हो जाती है. एज लॉन्ग एज वी आइडेंटिफाई विद आवर कंट्रीज कल्चर, विद आवर कंट्रीज हेरिटेज, वी हैव एन आइडेंटिटी, अदरवाइज वी विल बिकम एलियंस, राइट? तो फ्रांस के लिए ये लास्ट अपॉर्चुनिटी थी अपना हेरिटेज, अपना कल्चर, अपनी लैंग्वेज को रिटेन करने का. अदरवाइज जब जर्मन पढ़ाई जाने वाली थी देन दे वुड हैव लॉस्ट इट. और ये बात का रियलाइजेशन विलेजर्स को, फ्रांस को, हर एक को तभी हुआ जब उनका ये अपॉर्चुनिटी छिनने वाला था. इट वॉज ऑन द वर्ज ऑफ बीइंग टेकन अवे. नाउ दिस वॉज इन ब्रीफ, राइट, कि इस टाइटल का मतलब क्या है. बट अदरवाइज इसके और अगर हम पॉइंट वाइज देखें तो इसके 4 पॉइंट्स हैं. फर्स्ट, व्हाट इज द सिंबोलिज्म ऑफ द टाइटल? तो ये एक पावरफुल सिंबल है ऑफ द फाइनलिटी एंड इम्पेंडिंग लॉस ऑफ अ लैंग्वेज एंड कल्चर. ये बताता है, मतलब ये एक सिंबल बन गया है. जब किसी का लैंग्वेज या कल्चर छीना जाए तो उसको सिंबलाइज करने के लिए ये हमें फोर्स करता है टू बी टू इंट्रोस्पेक्ट आवर एक्शंस, और हमारे अंदर एक रिग्रेट क्रिएट करता है. अगेन इसका एक इमोशनल इम्पैक्ट भी है क्योंकि ये जो टाइटल है ये एक सेंस ऑफ अर्जेंसी हमारे अंदर क्रिएट करता है, हमारे अंदर एक सैडनेस क्रिएट करता है दैट इट इज़ द लास्ट लेसन, जो भी करना है वो अभी कर लो. वो एक इमोशनल वेट को रिफ्लेक्ट करता है, मतलब इमोशनल वेट फॉर द विलेजर्स जो रियलाइज कर रहे हैं कि हमने बड़ी देर कर दी अपना लैंग्वेज लर्न करने में. अगेन लास्ट लेसन के टाइटल में देर इज आयरनी. आयरनी किस में है? बिकॉज फ्रांस जो है वो जनरली अपने फ्रेंच लेसन को डिसरिगार्ड करता था, इम्पोर्टेंस नहीं देता था. बट जब उसने रियलाइज किया दैट दिस इज द लास्ट लेसन, तो इट इंसाइटेड रिग्रेट इन हिज हार्ट. ही वॉज वेरी रिग्रेटफुल फॉर हिज पास्ट इंडिफरेंस. एंड रेलेवेंस, इस टाइटल का रेलेवेंस टू द नरेटिव, टू द स्टोरी क्या है? ये जो टाइटल है ये डायरेक्टली कनेक्टेड टू द प्लॉट है, जिससे स्टोरी फोकस करती है ऑन द इमोशनल इम्पैक्ट ऑफ मिसियर हैमिल्स फाइनल फ्रेंच लेसन. तो ये जो फाइनल फ्रेंच लेसन है ये बड़ा एक पॉइनेंट मोमेंट बन जाता है. पॉइनेंट मोमेंट मतलब वेरी सैड, वेरी रिफ्लेक्टिव मोमेंट for the entire community. So because of all these reasons, the title is very important. So we'll move on to the theme. इस स्टोरी का थीम क्या है? एजुकेशन. बहुत बच्चे एजुकेशन लिखते हैं. एजुकेशन एक साइड थीम है. व्हाट इज मोर इंपॉर्टेंट? प्राइड इन वंस कल्चर. जब मैंने फर्स्ट लेसन कराया था तो मैंने आपको यही बोला था कि मैकॉले ने इंडियन एजुकेशन सिस्टम को कैसे ड्रॉ किया था, बाय मेकिंग अस हेट आवर ओन कल्चर. हमें घृणा करना सिखाया अपने कल्चर के साथ, राइट? तो यहाँ पे वो बोल रहे हैं कि हमारी लैंग्वेज, हमारी कल्चरल आइडेंटिटी वो सबसे इंपॉर्टेंट है. दैट इज द बेसिक थीम. अब उसके साथ को रिलेटेड थीम्स आ जाती है, पेट्रियोटिज्म, linguistic chauvinism, procrastination, and love for one's language. अनमोल, आप अनमोल नहीं हो. अनुभव, I always call you by your brother's name. अनुभव, what is the meaning of procrastination? चीजों को टालना. हम सब करते हैं. ममा 2 मिनट में आया, मैम कल हो जाएगा, मैम कल हम एएसएल का प्रोजेक्ट बना देंगे, मैम प्लीज आज मत लो एएसएल, मैम कल ले लेना, राइट? प्रोक्रेस्टिनेशन हम सब के साइके में है. वी प्रोक्रेस्टिनेट थिंग्स. आप बच्चे ये वोकैबुलरी लिख लो क्योंकि आपको वोकैबुलरी याद नहीं रहती, ठीक है? प्लीज नोट्स बनाते जाओ. ये नोट्स जब आप फाइनल रिवीजन करोगे तब आपको हेल्प करेगा. व्हाट इज लिंग्विस्टिक शॉविनिज्म, रमन? Dominance of a language on whom? Why? On whom, rather, I should ask you why. Because if what country loses and the dominating country imposes their rules, their culture, their language. Yes, yes. हम दूसरों को लैंग्वेज यूज करके डोमिनेट करना चाहते हैं,
Sit down. Do we do it? Are we dominating by linguism? सोच के बोलो. How? Because we are using English. Very good. हमारी साइकिक है. वेरी गुड रमन, बैठो. दिस इज व्हाट आई वांट. आपको इसको अपने एवरीडे लाइफ में लेकर आना है. इट्स द लास्ट लेसन. हम हिंदी में बोलना, किसी बाहर अगर सोशल गैदरिंग में जा रहे हैं, पंजाबी में बात कर रहा है एक बच्चा और एक इंग्लिश में बच्चा बात कर रहा है, हम किससे इंप्रेस होंगे? वाई? बट जरूरी है कि जो पंजाबी बोल रहा है वो एजुकेटेड ना हो? कि आपके पंजाबी टीचर्स एजुकेटेड नहीं है ना? उनका रुतबा है. बट हमारे लिए जो इंग्लिश बोल रहा है, ही इज एट अ वेरी हायर लेवल. वाई? बिकॉज द ब्रिटिश हैव डोमिनेटेड अस बाय लैंग्वेज. उन्होंने हमारे अंदर भर दिया है कि जो इंग्लिश बोलेगा वो सभ्य है, वो सिविलाइज्ड है, और जो अपना मदर टंग बोलेगा वो असभ्य है, वो अनएजुकेटेड है. राइट? सो दैट इज लिंग्विस्टिक शॉविनिज्म. हम दूसरों को, हमारे पास थिंग्स आर नॉट वर्किंग अकॉर्डिंग टू व्हाट आई वांट. राइट? आई फील एज इफ आई एम लूजिंग अ बैटल. तो मैं एक ऐसे लैंग्वेज बोलना शुरू कर दूं जो सामने वाले को समझ में नहीं आ रहा है. So that is linguistic chauvinism. वो रिस्पॉन्ड ही नहीं कर पाएगा मुझे. राइट? तो मैंने उसको भी डोमिनेट किया. तो at every phase of our life, we too are using linguistic chauvinism to come out at the top. Right? तो linguistic chauvinism मतलब जब हम language को यूज करते हैं to dominate other people. Patriotism, everyone knows, love for one's country. पेट्रियोटिज्म का एक्सट्रापोलेशन होगा द एनिमी के साथ. वेरी इंपॉर्टेंट. सर्वेंट्स ने सदाओ के डिसीजन को गलत माना, अमेरिकन सोल्जर को घर में लाने से गलत माना. तो सर्वेंट्स पेट्रियोटिक हैं या नहीं है? नो, इट इज स्यूडो पेट्रियोटिज्म, फॉल्स पेट्रियोटिज्म. व्हाट इज पेट्रियोटिज्म? लव फॉर वंस कंट्री और हेट फॉर अदर्स कंट्री. और सर्वेंट्स ने क्या किया? हेट फॉर द अमेरिकन. सो हाउ आर दे पेट्रियोटिक? पेट्रियोटिक तो होते जब वो आर्म्ड फोर्सेस ज्वाइन कर लेते. राइट? उन्होंने क्या कहा? वो तो अपने आराम से बैठे हैं घर में, बट एक अमेरिकन के प्रति घृणा रखना, राइट, दैट इज pseudo patriotism. You believe you are patriotic, but actually you do not have the nuances of patriotism. जो जनरल ने किया, टॉम के बहुत सारे स्कार्स थे नेक के ऊपर, राइट? तो क्या वो पेट्रियोटिज्म था? आपने एक प्रिजनर ऑफ वॉर को पकड़ा, आपको किसने बोला है जो ट्रिब्यूनल बनता है, मिलिट्री ट्रिब्यूनल बनता है, वर्ल्ड वाइड का बना हुआ है, वो क्या बोलता है कि अगर आपने प्रिजनर ऑफ वॉर को पकड़ा तो आप उसको टॉर्चर करो. आप टॉर्चर करोगे तो आप पेट्रियोटिक हो. तो जनरल भी पेट्रियोटिक नहीं है. जनरल के तो पेट्रियोटिक ना होने के बहुत और रीजंस भी हैं कि उसने जानते हुए भी सदाओ को जाने दिया. खैर वो तो हम जब चैप्टर करेंगे तब करेंगे, बट आई एम बेसिकली ट्राइंग टू टेल यू द मीनिंग ऑफ पेट्रियोटिज्म. लव फॉर वंस कंट्री, लव फॉर वंस लैंग्वेज. नन ऑफ अस आर पेट्रियोटिक. कोई भी नहीं है. किसको संस्कृत आती है? रिडंडेंट लैंग्वेज हो गई है. संस्कृत छोड़ो, हमें हिंदी ठीक से आती है? नहीं आती. पंजाबी ठीक से आती है? कहीं ना कहीं हम गलती करते हैं. तो हमें आता क्या? इंग्लिश तो हमें वैसे ही नहीं आती. हमें आता क्या? ना हमने हिंदी सीखी, ना हमने पंजाबी सीखी, ना हमें इंग्लिश आई. हम अपने आप को पेट्रियोटिक कैसे कह रहे हैं? यू सी, इट्स द लास्ट लेसन. मैं बार बार को रिलेट कर रही हूं, उसका मीनिंग आप मुझे बताओगे कि ये लास्ट लेसन क्यों है. क्लियर? एंड देन लव फॉर वंस लैंग्वेज. तो ये उसका वो हो गया. ओके. नेक्स्ट इज कैरेक्टर ऑफ फ्रांस. ऑलरेडी डिस्कस्ड, राइट? ही डजंट लाइक लर्निंग फ्रेंच. ही इज ओनली प्रोक्रेस्टिनेटिंग हिज स्टडीज. प्रोक्रेस्टिनेटेड मतलब वो अपने पढ़ाई को टालता है. कल होमवर्क कर लूंगा, कल स्कूल चला जाऊंगा. तो वो पूरी टाइम अपनी पढ़ाई को टाल रहा है, प्रोक्रेस्टिनेट कर रहा है. ही इज प्रिफरिंग टू प्ले आउटडोर्स. राइट? जब उसको पता चला कि जिस क्लास में वो जा रहा है, द लास्ट लेसन, वो लास्ट लेसन होने वाला है, तो उसके लिए वो न्यूज कैसी थी?
इट वॉज अ थंडर क्लैप। ये देखो मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहां पे लिखा है। थंडर क्लैप क्या था? द एडिक्ट फ्रॉम बर्लिन। आप अब बर्लिन की जगह पे जर्मनी लिखोगे। एडिक्ट का मतलब, यू वांट अ सिंपलर वर्ड, यू कैन राइट अ नोटिस। बट अगर क्वेश्चन में एडिक्ट आया तो तुम्हें पता होना चाहिए कि एडिक्ट फ्रॉम बर्लिन मीन्स द नोटिस फ्रॉम बर्लिन। नोटिस फ्रॉम बर्लिन क्या था? नोटिस फ्रॉम बर्लिन क्या था? लोरेन में सिंगल आर है कि डबल आर है? और आप लोग क्या करते हो एग्जाम्स में? सिली मिस्टेक्स, लूज मार्क्स। जिस आंसर के लिए आपको फुल 2 आउट ऑफ 2 मिल सकता है, उसमें आपने फ्रांस की स्पेलिंग गलत लिख दिए, आपने लॉरेन के स्पेलिंग गलत लिख दिए और अननेसेसरी आपके आधे मार्क चला गया। अननेसेसरी। क्यों? क्योंकि हमने उस टाइम पे उस चीज को ध्यान से अपने दिमाग में नहीं बिठाया है कि फ्रांस के नाम में जेड आ रहा है, लॉरेन में डबल आ रहा है। फ्रांस और लॉरेन क्या है? क्या है अनुभव? जगह। कौन सी जगह? पुलिस डीएवी जगह का नाम है? विलेज है? सिटी है? टाउन है? यही तो तुम्हें नहीं पता है। दे आर डिस्ट्रिक्ट्स। अब मैं एसएसटी नहीं पढ़ाने बैठूंगी कि व्हाट इज अ डिस्ट्रिक्ट, व्हाट्स अ विलेज, व्हाट्स अ टाउन, व्हाट्स अ सिटी। बट तुम्हें पता होना चाहिए कि उस टाइम पे जब हम ये बात कर रहे हैं तो उस टाइम पे अल्सेज एंड लॉरेन दे वर डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ फ्रांस। ये चीजें दिमाग में होनी चाहिए। यहीं से जो पेपर आपका चेकर होगा वो अंडरस्टैंड करेगा कि आप सिंसियर बच्चे हो कि क्लास में फालतू के थे कि बस आधी बात सुनी और लिख दिया। छोटी छोटी बातों से आपकी जजमेंट हो जाती है और वो छोटी बातों से ही आपको मार्क्स मिलते हैं लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए कि आपको कितनी नॉलेज है। समझ में आ रहे हो? रट्टा नहीं, नॉलेज। ओके, सो द थंडर क्लैप, यू रिसीव द थंडर क्लैप। थंडर क्लैप क्या था जिया? French would no longer be taught in the districts of Alsace and Lorraine, not the whole of France. अभी लड़ाई चल रही थी दो डिस्ट्रिक्ट्स के ऊपर। जब कब्जा होता है, सपोज पाकिस्तान इंडिया पे अटैक करेगा, तो अगर वो कच्छ की साइड से अटैक करेगा तो सिर्फ कच्छ पे उसका रूल होगा कि पंजाब पे भी आ जाएगा। अगर अमृतसर की तरफ से अटैक करेगा तो अमृतसर के ऊपर रूल होगा कि वो मणिपुर की तरफ चला जाएगा। राइट? तो उस तरह से वॉर चल रही थी, प्रूशियन वॉर चल रही थी। अल्सेज एंड लॉरेन में वो हार गए थे। अल्सेज एंड लॉरेन के ऊपर एडिक्ट आया था कि अब फ्रेंच लैंग्वेज नहीं पढ़ाई जाएगी। तो कौन सी पढ़ाई जाएगी? जर्मन। अब मेरे होनहार बच्चे, एक्सट्रीमली इंटेलिजेंट बच्चे, पता क्या करते हैं? वो बोलते हैं कि फ्रेंच पढ़ाया जाएगा, जर्मन नहीं पढ़ाया जाएगा। वो कंफ्यूजन, घबराहट, लास्ट मिनट प्रिपरेशन में पूरा का पूरा तबाह कर देते हैं अपने आंसर। फ्रांस है तो फ्रेंच नहीं पढ़ाई जाएगी। राइट? जर्मन लैंग्वेज इंपोज किया जा रहा था। इंपोज किया जा रहा था तो कौन सा टर्म दिमाग में आ जाता है? लिंग्विस्टिक शोविनिज्म। जब हम लिंग्विस्टिक शोविनिज्म की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में ये वाला फ्रेज आ जाना चाहिए। ये वाला फ्रेज किसने बोला था? विल दे मेक देम सिंग इन जर्मन इवन द पिजन्स? फ्रांस ने। फ्रांस ने ये बात क्यों बोली थी? वो तो आपने मुझे इसका ट्रांसलेशन दिया। आपको मैं पूछूं उसने ये बात क्यों बोली? वो तो डोमिनेशन भी इस लाइन का ट्रांसलेशन हुआ। आई एम आस्किंग व्हाई डिड ही थिंक दिस थॉट? व्हाट वाज द पर्पस ऑफ थिंकिंग दिस थॉट? It was rebellion. It was rebellion. क्या आप हमारे को तो फोर्स कर सकते हो, क्या आप हमारी जड़ों को चेंज कर पाओगे?
आप अभी के लिए तो हमें जर्मन लैंग्वेज बोलने पे फोर्स कर सकते हो, बट हमारा जो अस्तित्व है, हमारा जो नेचर है, हमारा जो वातावरण है, क्या आप उसको चेंज कर पाओगे? इंडियंस के ऊपर डालो, ब्रिटिश ने कर दिया, हमारे तो तोते भी इंग्लिश में बोलना शुरू हो गए, उन्होंने तो चेंज कर दिया। बट ये फ्रेंच पीपल का रिबेलियन था, रिफ्लेक्टेड इन फ्रांसिस टर्म, will they make them sing in German, even the pigeons? This was a result of linguistic chauvinism. ये थॉट उसके दिमाग में क्यों आया? It was the effect, the result of linguistic chauvinism. What does it indicate? It indicates rebellion in Franz's mind. कि I will not allow my language to be forgotten. I will not speak in German, or I will not allow my language to be forgotten. What is it indicating? Rebellion क्या है? कि मैं जर्मन नहीं बोलूंगा या मैं फ्रेंच लैंग्वेज नहीं भूलूंगा? पेट्रियोटिज्म. जर्मन नहीं भूलूंगा इज स्यूडो पेट्रियोटिज्म, राइट? फ्रेंच लैंग्वेज नहीं भूलूंगा, दैट इज रियल पेट्रियोटिज्म. मैं अपनी कंट्री के साथ जुड़ा रहूंगा. अंडरस्टूड? ये लाइन क्यों इंपॉर्टेंट है? ओके. Deep sense of regret. Regret for what? For so many years, he wasted his time. He did not learn his language. And now that it is the last lesson, the last day, he has lost the opportunity to learn his own national language. Newfound appreciation for his teacher. What does that indicate? अब यहाँ पे टीचर के बारे में आपको क्या क्या नॉलेज है? टीचर कितने साल से पढ़ा रहा है? 40 years. छोटा टाइम है कि बहुत लंबा अरसा है? बहुत लंबा अरसा. बट इन 40 years में हैज एनीवन इन अल्सेज एंड लॉरेन एवर अप्रिशिएटेड मिस्टर हैमिल? नो, राइट? हाउ डू यू नो दैट ऑन द लास्ट लेसन ही इज बीइंग अप्रिशिएटेड? The presence of villagers on the last benches of the class. अब जुड़ गई बात, तीनों कनेक्ट हो गए, राइट? लास्ट लेसन भी आपका कनेक्ट हो गया कि लास्ट लेसन में क्या हुआ है. अब उनको अपना एक प्रोफाउंड एप्रिसिएशन आया फॉर द टीचर कि 40 साल तक हम ब्लॉकहेड्स को ये पढ़ा रहे हैं, 40 साल तक वो कोशिश कर रहे हैं कि हमारे को हमारी लैंग्वेज आ जाए, और हम लोग डंसेस थे, हम इडियट्स थे जिन्होंने अपनी नेशनल लैंग्वेज को सीखा नहीं. Excuse me. Okay, we have already discussed France was lazy and indifferent. How lazy and how indifferent? होमवर्क नहीं किया था तो लेजी आ गया. इनडिफरेंट क्या ही हो जाएगा, बस 2 स्केल पढ़ेंगे, कहानी खत्म, राइट? अगर उसको वाकई में ही बहुत ज्यादा डर होता, he would not have dared come to class without doing his homework. So we can see that he is lazy and indifferent. Next characteristic is sensitive and reflective. When do we see these two characteristics? सेंसिटिव है, उसको तभी भी एक रिफ्लेक्शन हुआ कि अब मैं फ्रेंच लैंग्वेज नहीं पढ़ सकता हूँ. फिर उसने क्लास में हर चीज को ऑब्जर्व किया कि जो छोटे बच्चे थे जो बीटल्स को देखते थे, आज वो भी अपनी कैलीग्राफी की क्लास में बड़े नाइसली वो फिश हुक्स बना रहे हैं. फिश हुक्स क्या होता है? द कैलीग्राफी स्ट्रोक. कैलीग्राफी स्ट्रोक पता है ना आपको? एक कर्व्ड लाइन होती है, सबसे पहले हम सिखाते हैं तो वही स्ट्रोक सिखाते हैं. तो जो बिल्कुल टॉडलर्स हैं, जो बिल्कुल छोटे बच्चे हैं, वो अपनी कैलीग्राफी की क्लास में बैठे हुए थे, तो वो जनरली बीटल्स को ऑब्जर्व करते थे क्लास में, बीटल्स के पीछे भागते थे. बट इन द लास्ट लेसन इवन द टॉडलर्स वर पेइंग अटेंशन टू हाउ टू राइट, राइट? और क्या ऑब्जर्व किया? ओल्ड हॉजर. ओल्ड हॉजर क्या कर रहा था? He had the the initial primer in his class. Primer का मतलब होता है the very first book. Prime मतलब first. Primer is the first book. वो उस primer को क्या कर रहा था?
He was rubbing the words. Why was he rubbing the words? साइंस के बच्चों को पता होगा. रेजियंस को पानी में सोक करते हो तो क्या होता है? What is that effect called? Osmosis. अब old Hauser words को क्यों rub कर रहा था? Trying to understand what he has not learned throughout his life. Right? वो देख रहा था कि कैसे हर विलेजर की आंख में आंसू थे, कैसे वो अब अपनी लैंग्वेज को लर्न करने की कोशिश कर रहे थे. उसने बाहर पिजन्स को देखा, उसने देखा कि जब सारे बच्चे अपनी कैलीग्राफी की क्लास कर रहे हैं तो मिसियर हैमिल क्या कर रहे हैं. मिसियर हैमिल क्लासरूम को बड़े ध्यान से देख रहे हैं, एक एक स्क्रैच को, एक एक दीवार को, एक एक चीज को बड़े ध्यान से देख रहे हैं. क्यों ध्यान से देख रहे हैं? He knew that it was the last lesson, he was going away, he wanted to memorize. फिर उसको ये भी पता था ऊपर क्या हो रहा है. ऊपर कौन था? क्लास स्कूल के ऊपर कौन था? ध्यान ही नहीं दिया. मिसियर हैमिल की सिस्टर. What was she doing? She was packing their belongings. So even that was understood by Franz. मतलब he is sensitive and reflective. He understands what is happening, the emotions everyone is feeling. You need to be sentimental to understand the other's emotions. नॉर्मली हम सिर्फ अपने इमोशंस को समझते हैं और सामने वाले को हम निग्लेक्ट कर देते हैं, बट यहाँ पे फ्रांस अपने इमोशंस के साथ साथ दूसरों के इमोशंस को भी समझ रहा था और उनके ऊपर बारे में सोच रहा था. सो ही इज सेंसिटिव एंड रिफ्लेक्टिव. ठीक है. Then transformation through realization. What did he realize? The importance of the French language. तो transformation क्या हुआ? उसमें एक पढ़ाई की तरफ sincerity आई, desire आया to learn his language. So that is transformation after realization. Then patriotic undercurrents that not explicitly stated. हमें फ्रांस की तरफ से फ्रेंच लैंग्वेज, फ्रेंच कंट्री के बारे में कोई सेंटिमेंट्स नहीं सुनाई देते हैं, बट द वे दैट ही वाज अटेंडिंग द लास्ट लेसन लेट्स अस नो दैट ही हैज अ वेरी हाई सेंस ऑफ पेट्रियोटिज्म. ही इज डीपली कनेक्टेड टू हिज कंट्री. राइट. वो अपने फ्रेंच हेरिटेज के साथ बहुत डीपली कनेक्टेड है, वो उससे अलग होना नहीं चाहता. राइट. तो अब फ्रांस के कैरेक्टर को आप टाइटल के साथ या थीम के साथ कैसे को रिलेट करो? दिस इज योर गिव बैक नाउ. एनीवन हु फील्स यू कैन आंसर दिस क्वेश्चन. मोहित, आप ट्राई करना चाहोगे बेटे? राम, रमन, हाँ जी बेटा, आप बोलो. थीम क्या है? लव फॉर वंस लैंग्वेज, पेट्रियोटिज्म. तो वो ट्रांसफॉर्मेशन फ्रांस में आ गया. ये ट्रांसफॉर्मेशन क्यों आया? अगर ये नॉर्मल क्लास होती तो होता. ट्रांसफॉर्मेशन क्यों आया? इट वॉज द लास्ट लेसन. सो द टाइटल इज डिस्कस्ड. यस, द थीम इज डिस्कस्ड. फ्रांस के कैरेक्टर के साथ आपने दोनों को रिलेट कर दिया. जो इस साल का मेजर क्वेश्चन आ रहा है, जितना भी मैंने स्टडी किया है, वो यही आ रहा है कि हाउ आर द कैरेक्टर्स सपोर्टिंग द थीम ऑफ द चैप्टर. इसमें कैरेक्टर एनालिसिस एंड थीम दोनों चीजें कोरिलेट हो रही है एक ही सवाल में. और जितने भी मैंने स्टडी किया है आप लोगों की रिवीजन क्लास के लिए, उसमें यही एक क्वेश्चन है जो बार बार उठ के आ रहा है फॉर एवरी कैरेक्टर, एवरी चैप्टर. So pay attention to this. How are the characters correlating to the theme and the title? Okay, next we come to Monsieur Hamel. M already बता चुकी हूँ. It's Mr. Hamel. आप Mr. नहीं लिखोगे क्योंकि ये फ्रेंच कंट्री के ऊपर आप लिख रहे हैं. अगर आप Mr. लिख देते हो तो वो नेगेटिव में चला जाएगा, वो अमेरिकनाइजेशन ऑफ द वर्ड हो जाएगा जो बिल्कुल चैप्टर के थीम के अगेंस्ट है. राइट. सो प्लीज राइट ओनली M. Hamel. आपको मिसियर नहीं याद होता है, फॉरगेट इट. आप M. Hamel बोलना शुरू कर दो और M. Hamel ही लिखना. अगेन Hamel में देयर इज अ सिंगल M. आप लोगों की आदत है आप डबल M लिखते हो. ये मैं आपको पूरे साल जो इतने सालों का फीडबैक है वो बता रही हूँ कि आपकी यहाँ पे गलतियां होती हैं कैरेक्टर के नेम्स में. मिसियर हैमिल के साथ विजुअल में मैंने आपको विव ला फ्रांस दिखाया है. वाई? What is the importance of Vive la France?
What is the importance of Vive la France? मिसिया हैमिल का जो वाइट पार्ट है, जो उनके कैरेक्टर का वाइटनेस है, वो कहां पे है? टू थिंग्स, इन हिज प्रोफेशन ऑफ अ टीचर एंड इन हिज लव फॉर हिज ओन कंट्री, राइट? तो ये टीचर के मॉडल विद द स्टील स्केल इन हिज हैंड एंड हिज पेट्रियोटिज्म। बेटा मैंने विजुअल्स इस हिसाब से रखे हैं कि आप वो विजुअल को अगर अपने दिमाग में बिठाते तो पूरा कैरेक्टर आपके सामने आ जाए। क्लियर? ओके। अब वो कैसे टीचर हैं? वेरी सिंपल, डेडिकेटेड एंड पैशनेट, राइट? हाउ डू वी नो दैट? ही डीपली केयर्स अबाउट हिज स्टूडेंट्स एंड द फ्रेंच लैंग्वेज। व्हाट डज दिस से अबाउट द फ्रेंच लैंग्वेज? Most beautiful, clearest and a logical language. It is the key to their prison. ये definition याद रखना है. This is how Monsieur Hamel has described the French language. ये वहां से उनका passion, उसका dedication for the country, for the language, for the heritage, हर चीज ये lines में reflect होता है. राइट? ये बहुत इंपॉर्टेंट है. Why is it the key to the prison? Key to the prison. It is the key to the prison. हमेशा केज की चाबी होती है. Yes, जो बंदा अपने कल्चर के साथ जुड़ा हुआ होता है उसको कोई भी लिंग्विस्टिक शोविनिज्म के केज में इम्प्रिजन नहीं कर सकता. हम इंडियंस ने क्या किया? हमने अपनी लैंग्वेज, अपनी कल्चर को छोड़ दिया, हमने वेस्टर्न कल्चर अपना लिया और हमारी स्लेव मेंटालिटी है. Whatever is Western is good, whatever is Indian is bad. I give you two quotes. One made in America, one made in India. Which one will you prefer? I'm giving you a gift. कौन सा लोगे? झूठ नहीं बोलना मुझे सुनाने के लिए. दोनों एक जैसे हैं, कलर सेम, डिजाइन सेम, फिटिंग सेम. ऑब्वियसली अमेरिका. क्यों? स्लेव मेंटालिटी. इंडिया का तो समान. बेटा आप मानो या नहीं मानो, आई विल नॉट आर्ग्यू योर पर्सपेक्टिव, बट व्हाट आई बिलीव, आई नो ऑफ माई सेल्फ एंड व्हाट आई हैव ऑब्जर्व्ड इज वी विल प्रिफर थिंग्स स्पेशली इफ दे आर मेड इन यूके, इफ दे आर मेड इन अमेरिका. हाँ, चाइना को हम इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं, बट इंडिया को भी हम इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं. हम प्रिफर करेंगे कि वो किसी डेवलप्ड कंट्री का अगर हो और अगर स्पेशली ब्रांडेड हो, राइट? हु गोज फॉर एक्शन शूज और विल यू गो फॉर नाइके? हंस पड़ा, फाइनली हंस पड़ा. सो यू नो, एक्शन बुरा नहीं है, बट हमारा दिमाग के नाइके इज मच बेटर देन एक्शन शूज. सो that thing we can see in Monsieur Hamel कि he is deeply proud of his country. और वो बोलता है कि अगर आप अपने हेरिटेज के साथ जुड़े रहोगे तो आप कभी भी किसी के भी गुलाम नहीं बनोगे. You will always be free. Your language is the key to your prison. आपका कल्चर, आपका हेरिटेज is the key to your prison. As long as you hold it, no one can imprison. Right? Okay. He showcases a strong sense of patriotism and regret. Patriotism when he describes the French language तो हमें दिख रहा है. Regret for what? We have already discussed. For not being very sincere about his teaching, for giving holidays whenever he wanted to go for fishing, for not caring that the children were missing their class when he sent them on small errands. Right? तो वो वहां पे उसका उनका रिग्रेट हमारे को नजर आता है. ओके. फिर उन्होंने एक्सप्रेस किया द इम्पोर्टेंस ऑफ योर मदर टंग एंड व्हाट विल हैपन इफ यू निग्लेक्ट इट, द कॉन्सिक्वेंसेस, द रिजल्ट्स ऑफ निग्लेक्टिंग योर मदर टंग. उसके बाद नॉर्मली वो जब पढ़ाते थे, मैं नॉर्मली क्लास में जब पढ़ाती हूँ, तो डू आई पैम्पर यू और डू आई रेडी टू गिव यू लेफ्ट, राइट एंड सेंटर? बट आज, अब लेट आए हो मेरी क्लास में, आज
से मिसियर हैमिल का याद करो पूरा पर्सोना। जब फ्रांस क्लास में लेट आया तो व्हाट डिड मिसियर हैमिल डू? तुम लेट क्यों आए हो मेरे क्लास से, गधो दफा हो जाए, ऐसे कुछ बोला? तो क्या बोला फ्रांस को? कम एंड सिट डाउन, वेरी जेंटली। रीनू मैम ने भी आज यही बोला कि आ जाओ बैठ जाओ। यही होता, आगे पीछे होता तो फिर क्लियर? यस। सो यूजुअली स्ट्रिक्ट बट ऑन द लास्ट डे वॉज इमोशनल। इमोशनल डांटा नहीं। सेकेंड इमोशनल का आपके पास क्या प्रूफ है? ही वॉज इमोशनल, इसका आपके पास क्या प्रूफ है? जब हम कैरेक्टर एनालिसिस करते हैं, जब हम कोई भी पॉइंट लिखते हैं कि फ्रांस सेंसिटिव था, रैशनलाइज किया उसने, तो हमारे पास प्रूफ क्या है? हाउ डू वी कन्विंस द एग्जामिनर? संडे ड्रेस पहनी हुई थी तो वो इमोशनल थे। वो क्लासरूम में क्या कर रहे थे जब कैलीग्राफी क्लास चल रही थी? ऑब्जर्विंग व्हाट? Was he happy कि ये माय टीचिंग करियर इज ओवर, अब मैं रिलैक्स करके अपने रिटायरमेंट में चला जाऊंगा? और ही वॉज अपसेट, ही हैड टीयर्स इन हिज आईज। जब उन्होंने लास्ट में विव लव फ्रांस लिखा था ब्लैक बोर्ड पे, कुड ही अटर अ वर्ड? क्यों? गला बैठ गया था, खांसी जुकाम हो गया था, तो वो कुछ बोल क्यों नहीं पाए? Yes, the throat was full of tears. जब आपके गले में आंसू आ जाएं, तो is it because you are cold-blooded or you are emotional? Emotional. अब फेयरवेल का फंक्शन हुआ, जब आपको वो 18 मिनट की वीडियो दिखाई, राइट फ्रॉम योर UKG जर्नी टू योर 12th जर्नी, तो कई लोगों की आंखों में आंसू आए, कई हंसी जा रहे थे, कई मजाक उड़ा रहे थे। तो जिनके आंखों में आंसू आए उनको आप कैसे डिस्क्राइब करोगे? कोल्ड ब्लडेड और इमोशनल? अंडरस्टैंड? सो दैट इज ही वॉज इमोशनल। आपको ये पॉइंट्स लिखना पड़ेगा। मैंने आपको की पॉइंट्स दिए हैं कि उनके कैरेक्टर की ये चीजें हैं। एग्जाम में आपको लिखना पड़ेगा। क्यों? अगर 2 मार्क का क्वेश्चन है तो आप इतना बड़ा लिखोगे? अगर 2 मार्क का क्वेश्चन है कैरेक्टर का, सिलेक्टेड, अब सिलेक्टेड में मिसियर हैमिल के लिए सिलेक्टेड क्या आएगा? पैशनेट टीचर, पेट्रियोटिक, right? Strict teacher but emotional at the last lesson. 4 पॉइंट्स हो गए, you're done. बट अगर यही क्वेश्चन 5 मार्क्स के लिए आता है तो सब लिखकर एक्सप्लेन भी करना पड़ेगा, तभी आपके 120 वर्ड्स बनेंगे। क्लियर? मैंने आई कैन नॉट गिव यू द एंटायर आंसर इन अ पीपीटी. You need to know how to use this information while writing your answer. समझ में आ गया? ओके. Talk with a profound sense of loss and nostalgia. Nostalgia, positive emotion or a negative emotion? Nothing is black and white. It's all gray. Nostalgia is remembering sadly a happy memory of the past. So, happy memory, positive, remembering sadly, negative. But why negative? Why remembering sadly is negative? Because अब वो चीज आपकी लाइफ में नहीं आएगी. I have lost my child's childhood. अब वो बड़ा हो गया है. अब मैं जब उसका बचपन याद करूंगी तो कैसे याद करूंगी? खुशी के साथ कि ओहो उसने ये काम किया. But there will be a deep sense of loss. Why? वो टाइम जा चुका. My mother at 66, राइट? वो नोस्टैल्जिक नहीं है. ज्यादातर हम बिलीव करते हैं वो नोस्टैल्जिया कर रही है. वो नोस्टैल्जिक नहीं है क्योंकि उसको फ्यूचर नजर आ रहा है. हम नोस्टैल्जिया क्यों करते हैं? क्योंकि वो बोलती है द चाइल्डहुड फियर ऑफ सेपरेशन. फियर है तो हाउ कैन इट बी अ गुड मेमोरी? राइट? वो नोस्टैल्जिया नहीं है. नोस्टैल्जिया था 11th का चैप्टर, द फोटोग्राफ. माय मदर्स हॉलीडे was her past and her laughter is my past. अब ये आपके साथ कनेक्शन नहीं है, बट एक्सट्रापोलेशन में आप इसको यूज करोगे तो एग्जामिनर क्या बोलेगा? भाई इसको तो 11th का भी याद है. ही अंडरस्टैंड्स
कि यहाँ पे नॉस्टैल्जिक हो रहा है वो? समझ में आ रहा है क्यों आपको बोला जा रहा है एक्सट्रापोलेशन बियॉन्ड एंड अक्रॉस? When you co-link it to the 11th chapter, 11th standard chapter, you are going beyond the text and across the text जो आपको 12th के chapters के बीच में हो रहा है. समझ में आ गया? So that is nostalgia. वो पुरानी बातों को याद कर रहा था. जब वो वॉल्स को देख रहा था तो वो याद कर रहा था कि मैं ऐसे पढ़ाता था, वो वाइन ऐसे ग्रो कर रहा था, मेरे विंडो के बाहर ये वाले मुझे सीन दिखाई देता था. So all those, that was nostalgia. Okay. Dedicated teacher, वो ऊपर आ गया, ये repeat हो गया, so we can ignore. Then he was strict but caring. Strict, the iron ruler, we know that. And caring क्यों? Even in the last lesson, he cared about increasing the knowledge of the child. ये नहीं उसने सोचा कि चल अब छोड़ दो, लास्ट लेसन है तो मैं छोड़ दूं. राइट? हम नॉर्मली क्या बोलते हैं जब आपके प्री बोर्ड से पहले वाला लास्ट लेसन था, मैम आज मत पढ़ाओ, आज रिवाइज करने. राइट? हमने भी जाने दिया. क्यों? बिकॉज आई न्यू कि ये रिवीजन क्लास होनी है. अगर मुझे पता होता कि रिवीजन क्लास नहीं होनी है, वो वाकई में अगले दिन आपका बोर्ड एग्जाम है, तो वुड आई हैव लेट यू स्टडी और वुड आई हैव रिवाइज्ड? राइट? तो वही चीज मिस्टर हैमिल ने भी किया कि लास्ट लेसन पर भी ही गेव हिज 100% के बियॉन्ड गए थे. he tried to teach as much as he could, right? So he was a very caring person. Strict उनका normal demeanor था, but that last lesson he cared about imparting knowledge rather than discipline. Clear? Patriotic, emotional and compassionate. Patriotic discuss कर लिया, emotional discuss कर लिया. Why compassionate? How do we know that he was compassionate? बेटा जी, जब हम कैरेक्टर स्केच में कैरेक्टरिस्टिक्स लिखते हैं तो हमारे को एग्जैक्ट पॉइंट पता होना चाहिए कि किस पॉइंट पे हम उनको कंपैशनेट बोल रहे हैं. कंपैशन इज when you show understanding of the other's pain, understanding of someone's guilt. right? मुझे पता है कि बोर्ड एग्जाम में है और एक बच्चे ने चीटिंग किया. right? अगर मैं स्ट्रिक्ट टीचर होंगी तो मैं उसका बोर्ड पेपर ले लूंगी और मैं उसका पूरा साल खराब कर दूंगी. मैं उस पर चीटिंग लिख दूंगी. मैं तो इन्विजिलेशन ड्यूटी पे हूँ, इट्स माई राइट टू डू इट. सही भी है और करना भी ऐसे चाहिए. बट जो कंपैशनेट टीचर होगा वो उस टाइम पे क्या सोचेगा? पूरा साल खराब हो जाएगा एक छोटी सी गलती के लिए, इसको मैं वार्न कर देता हूँ. अब मिस्टर हैमिल कंपैशनेट कहाँ पे है? He was compassionate कि कोई बात नहीं, तुम लेट हो गए हो, आके बैठ जाओ. कोई बात नहीं, तुम्हें पार्टिसिपल का रूल नहीं पता है, बिकॉज नन ऑफ अस इज सीरियस अबाउट लर्निंग. कंपैशन ही था ना वो पूरा, जो उन्होंने को रिलेट किया, विलेजर्स को बताया कि आप ये प्रिफर करते थे, मैं ये प्रिफर करता था, फ्रांस ये प्रिफर करता था. तो दैट वाज नॉट स्ट्रिक्टनेस, दैट वाज कंपैशन कि मैं तुम्हें अब लास्ट लेसन पे क्या ही कर लूंगा डांट के. हम सबकी ही ये मेंटालिटी थी, तो वहां पे वो कंपैशनेट हो रहे थे. right? When you show understanding of someone's guilt or pain, that is being compassionate. Clear? Okay. On his final day, M. Hamill teaches with a profound sense of responsibility. How? How am I teaching you? Am I? ऊपर से कि हाँ बेटा ये समरी था, अब दफा हो जाओ. रिस्पॉन्सिबली. आई नो कि इसके बाद शायद मैं ये चैप्टर दोबारा आपके साथ रिवाइज नहीं करा पाऊंगी. माई इंटेंशन इज टू गिव यू एज मच एज आई कैन अबाउट दिस चैप्टर, द स्मॉलेस्ट थिंग आई कैन थिंक ऑफ अबाउट दिस चैप्टर. सो व्हेन यू डू वर्क लाइक दैट, यू आर डूइंग इट रिस्पॉन्सिबली. जो आपने ASL प्रोजेक्ट बनाया, डिड यू मेक इट रिस्पॉन्सिबली? हाँ. Question mark. We all know that we did not conduct speaking activities. करी थी, नाम की करी थी बेटा जी.
हमने सब दिखावे के लिए करा था, इंटरव्यू लिया था, मेरा भी लिया था। मैं मानती हूँ कि आपने स्पीकिंग एक्टिविटी किया, बट जो एक एक्चुअल प्रोजेक्ट होता है, जब आप कॉलेज में जाके करोगे, जब आप अपने करियर में जाके करोगे, देन यू विल रियलाइज कि आपने जो एएसएल का प्रोजेक्ट किया था और जो एक्चुअल प्रोजेक्ट रिपोर्ट होगी वो कितनी डिफरेंस होगी, है ना। अभी भी रियलाइजेशन है। तो मैं तभी कह रही हूँ बेटे, मैं तभी कह रही हूँ, डूइंग समथिंग विद अ प्रोफाउंड सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, हम में वो चीज नहीं है। हम अभी थोड़ा इमेच्योर हैं। फ्रांस भी इमेच्योर था, तभी वो पढ़ नहीं रहा था, है ना। पर जब उसको रियलाइज हुआ कि नहीं भाई, मेरा तो पूरी आइडेंटिटी खत्म हो जाएगी, मेरे से तो मेरी नेशनल लैंग्वेज छिन जाएगी, तब उसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी आया। क्लियर। तो ही वॉज टीचिंग विद रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आज मैंने बच्चों को इरान्स में नहीं भेजना है, मैंने आज हॉलीडे डिक्लेयर नहीं करना है, मेरे पास जितना इंफॉर्मेशन है, जितनी नॉलेज है, मैं ज्यादा से ज्यादा बच्चों के साथ शेयर करूं। दैट इज अ प्रोफाउंड सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, राइट। नॉट वेस्टिंग इवन अ सिंगल मोमेंट। Then he emphasized the importance of the French language. मैंने आपको बोल दिया, most beautiful, clearest, logical language, the key to the prison. As long as they hold on to their language, no one can imprison them, right? And urging his students to cherish that heritage. तो इसी speech में वो आया था, hold on to your language, it is the key to your prison. Okay. Self-reflection and regret. Self-reflection, मेरी भी गलती थी, मैंने बच्चों को भेज दिया था, मैंने हॉलीडे किया था। रिग्रेट, काश मैं नहीं करता, काश अगर मैंने लैंग्वेज को इम्पोर्टेंस दिया होता तो बच्चे और विलेजर्स भी पढ़ाई को इम्पोर्टेंस दे देते। तो उनमें ये रिग्रेट जरूर था। ही इज अ स्ट्रिक्ट टीचर हु ऑलवेज केप्ट एन आयरन रूलर, राइट। तो दैट इज द इमेज मिस्टर हैमिल हैज। नाउ कनेक्ट दिस टू द थीम एंड द टाइटल। मिस्टर हैमिल को आप थीम और टाइटल के साथ कैसे कनेक्ट करोगे? Who delivered the last lesson? In the last lesson, did he only talk about French or the entire psyche of a person when you are dealing with life? है ना, हमें कैसा नहीं होना चाहिए, वही बताया ना उन्होंने कि हम चीजों को इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं, बट जब हमारे हाथ से छिन जाती है तब हमारे को उनकी इम्पोर्टेंस पता चलती है। तो उन्होंने एक जो लास्ट मॉरल लेसन था, उस एक लास्ट लेसन में दिया कि आपने कल्चर के साथ जुड़े रहो। कल्चर के साथ जुड़े रहो, तो हम थीम पे आ गए, थीम कनेक्ट हो गया। अंडरस्टैंड हाउ ईच कैरेक्टर इज अपहोल्डिंग द टाइटल एंड द थीम। क्लियर हो रहा है बेटा जी? मोहित बेटा नहीं समझ में आ रहा है, ये लास्ट लेसन है ऑफ द चैप्टर, द लास्ट लेसन, तो पूछ लो। आ रहा है बच्चे? थोड़ा थोड़ा। राम, आप लोग बताओ। हाँ जी, थोड़ा जोर से बोलो ताकि कि आपकी रिकॉर्डिंग किसी और का डाउट हो वो भी क्लियर हो। बच्चों को कुछ और काम सिखा देते थे या कुछ और काम सिखा देते ड्यूरिंग द लेक्चर, और सिखा नहीं देते थे, भेज देते। तो ये ऐसे डेडिकेटेड टीचर का कैसे हुआ? डेडिकेटेड टीचर बात देखो बेटा, not every day he would do it sometimes, right? बट डेडिकेटेड क्यों थे? क्योंकि 40 साल से वो उनको पढ़ाने की कोशिश कर रहे थे जो पढ़ना नहीं चाहते थे। आप ये बात समझो ना, आप डेडिकेटेड कब हो? व्हाट डू आई डू? आज आप लोग आए हो तो मैं आपको पढ़ा रही हूं, तो ये मेरा डेडिकेशन है कि ड्यूटी है? ड्यूटी तो मेरी खत्म हो गई जब स्कूल में ऑफिशियली आप लोगों को फेयरवेल दे दिया, मेरी ड्यूटी तो उस पॉइंट पे खत्म हो गई। बट आई एम स्टैंडिंग हियर टीचिंग यू इन स्पाइट ऑफ हैविंग स्टिचेस इन माय माउथ। व्हाट इज दैट? डेडिकेशन। तो मिस्टर हैमिल 40 साल से पढ़ा रहे हैं, तो डोंट यू थिंक ही वाज अ डेडिकेटेड टीचर? अगर वो कौन सा होते, मतलब फालतू के टीचर होते, इररिस्पॉन्सिबल होते, तो वो 40 साल तक एक ही स्कूल में रह पाते? द मैनेजमेंट वुड हैव किक्ड देम आउट।
राइट? वो कहते हैं कि मेरी भी गलती हुई है, बट नॉट कंप्लीटली ब्लैक, इट्स अ ग्रे स्टोन, है ना? अगर वो मानते हैं कि मेरी गलती है कि मैंने रिस्पॉन्सिबली नहीं पढ़ाया, बट दैट डजंट टेक अवे हिज डेडिकेशन ऑफ अ टीचर, वो उनका वाइटनेस है। अब आप ये डिसाइड करो कि आपके लिए वो कौन से शेड ऑफ ग्रे में जा रहे हैं, वो आपने देखना है। आपका ग्रे स्टोन है कि आप उनको डार्क ग्रे मान रहे हो कि लाइट ग्रे मान रहे हो। वो मानते हैं कि मैं अच्छा हूं तो मैं बुरा भी हूं। आप देखो आपके लिए वो किस लेवल पे अच्छे या बुरे हैं, आपने उनको टोन देना है और आपने अपने टोन को जस्टिफाई करना है। हम जब कैरेक्टर एनालिसिस करते हैं तो हमें जस्टिफाई करना होता है कि अगर मैं किसी को बुरा कह रहा हूं तो मैं उसको क्यों बुरा कह रहा हूं, मैं उनको डेडिकेटेड टीचर मान रहा हूं तो मैं उनको क्यों अच्छा मान रहा हूं। डिबेट ही हो गया ना जो आपने 11th में सीखा। आपको लगा 11th में डिबेट हो गया, खत्म, कहानी खत्म, नहीं, बट ये इस तरह से 12th में आ रही है। जब आपको दिया जा रहा है कि वाई नॉट, वो वाले क्वेश्चंस क्या है, वो डिबेट टॉपिक है, सब्जेक्टिव है कि आपका ओपिनियन कुछ और होगा, राम का ओपिनियन कुछ और होगा, यू जस्टिफाई योर ओपिनियन, एंड ऑफ द स्टोरी। क्लियर? ओके, सो एनी क्वेश्चंस विद एनहैमल? नो, विव ला फ्रांस, विव इज लिव लॉन्ग, फ्रांस should live long. Next we have the character of the villagers. How do we describe the villagers? अब देखो मैंने फर्स्ट वर्ड लिखा है apathetic. You need to understand this term. राम, आपके हिसाब से apathetic का मतलब क्या है? आपने अभी डिस्कशन सुना, पूरा का पूरा डिस्कशन सुना। अब आप ये वर्ड को भूल जाओ, आप सिर्फ ये देखो कि विलेजर्स का अपने लैंग्वेज की तरफ एटीट्यूड क्या था। आपको मीनिंग नहीं पता है, गुड, नहीं पता है कोई बात नहीं, बट आप अपने वर्ड्स में बताओ कि विलेजर्स का लैंग्वेज की तरफ उनका क्या एटीट्यूड था। जल्दी बोलो, 10:30 हो गया, मुझे और भी समझाना है। इंपॉर्टेंस है। अगर बेटे अगर लैंग्वेज के लिए इंपॉर्टेंस थी तो हॉसर क्यों अपनी प्राइमर को रब कर रहा था? इनिशियली का मतलब पहले, है ना? पहले उनका लैंग्वेज की तरफ एटीट्यूड क्या था? क्यों नहीं पता? उनको लैंग्वेज आती थी? आती थी? राम राम जपोगे तो भगवान मिल जाएंगे, मेरे भगवान जी तो दूर जा रहे हैं मेरे से। बेटा विलेजर्स का एटीट्यूड क्या था पढ़ाई की तरफ, कि पढ़ाई इंपॉर्टेंट है कि अर्न करना इंपॉर्टेंट है, ये आपको पता है। तो इसका मतलब वो पढ़ाई को इंपॉर्टेंस दे रहे थे कि नहीं दे रहे थे? जब हम किसी चीज को इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं तो उसके लिए वोकैबुलरी क्या आ जाएगी? बेटे मैं आपको वो वोकैबुलरी को एक्सपोज कर रही हूँ जो एग्जाम्स में आने के चांसेस हैं, और आप कंफ्यूज ना हो। अभी तक मैंने आपको इजी वोकैबुलरी दी है क्लासरूम्स में, अब फोकस बोर्ड एग्जाम है ना, सो आई हैव टू यूज वर्ड्स विच आर गिवन इन योर टेक्स्ट बुक, राइट? एपैथेटिक मीन्स इनडिफरेंट, नॉट कीन, नॉट बीइंग ईगर। अगर क्वेश्चन में वर्ड आ गया तो अब आपको पता होगा, बट क्योंकि आपकी एक्टिव वोकैबुलरी में नहीं है तो आप एपैथेटिक के आगे लिख सकते हो नॉट कीन, नॉट ईगर, इनडिफरेंट। आप यूज करो जो लैंग्वेज आपको यूज करनी है, बट आपको मीनिंग तो पता होना चाहिए कि अगर क्वेश्चन में ये वर्ड आया तो इसका मतलब क्या है। क्लियर? आप साइंस हो, साइंस के स्टूडेंट्स हो, व्हाट वाज योर एटीट्यूड टुवर्ड्स इंग्लिश? यू वर एपैथेटिक। कोरिलेट कर लिया आपने खुद से। अब लास्ट में यू आर कीन टू लर्न द इंग्लिश लैंग्वेज, कि अब तो एग्जाम देना है, अच्छे मार्क्स चाहिए, नहीं तो रिजल्ट बिगड़ जाएगा, राइट? सो सिमिलरली विलेजर्स, लास्ट लेसन। ओके, हाँ जी। OWE, AWE, ओ,
तुम ओ लिखते थे, दैट डजंट मेक इट राइट. इट इज AWE, ओ. नो, दैट इज OWE. बेटे ओ का मतलब होता है डेथ होना. You owe me gratitude. You owe me gratitude for trying to put things at the last moment in your head. ओ करना मतलब मुझे हिंदी वर्ड नहीं आ रहा है. ओ का नहीं, कर्जदार. ओ करना किसी किसी का आपके ऊपर कर्जा है. यू ओ मी 10 रुपीज, तुमने मुझे 10 रुपए देने हैं. OWE. जो वर्ड आपको चाहिए दैट इज AWE. टू बी इन ओ ऑफ समवन. ओके, आज आपके सामने नरेंद्र मोदी सर आके खड़े हो जाएं तो आप उनको बोलेंगे चल चल. Okay, you will look at him with full respect and sincerity. Why? Because you are in awe of him. You respect him, you admire him. He is a very famous personality. He is the Prime Minister of India. He is a known personality. और आप उसको देखकर चकाचौंध हो रहे हो. AWEO मतलब चकाचौंध होना. राइट? आपके सामने आज शाहरुख खान आ जाए या अंडरस्टूड. अगर आपके सामने कैटरीना कैफ आ जाए, अगर आपके सामने और कौन है भाई, रणबीर कपूर, और कौन से एक्टर एक्ट्रेसेस है आजकल के टाइम के, सचिन तेंदुलकर आ जाए, हाँ वट एवर, विराट कोहली आ जाए, यू आर इन नो ऑफ देम, यू एडमायर देम, यू आर स्पेल बाउंड बाय देम. आप उनको देखकर आपकी आंखें चकाचौंध हो जाती हैं. सो दैट इज AWEO. राइट? ओके. सो विलेजेस, नो प्लीज धैर्य, मैं बाहर फेंक दूंगी. They realize the importance of the French language. Their very presence in the class on the last day shows that they have realized the importance of the language. फिर एक और पॉइंट भी है यहाँ पे कि आपको कैसे पता है villages are realizing the importance of their own language. The crowd outside the notice board. जब फ्रांस भाग रहा था उसने देखा कि नोटिस बोर्ड के आगे एक बड़ा सा क्राउड है. राइट? नॉर्मली नोटिस बोर्ड से कैसे नोटिस आते थे? बैड न्यूज आता था. राइट? कि पहले तो आर्मी में द ड्राफ्ट होता है जब कंपल्सरी एडमिटेंस टू द आर्मी होता है. आपका नेम आ जाता है कि आप आर्मी में भर्ती हो गए हो. ऐसा कब होता है? इन अ स्टेट ऑफ इमरजेंसी. जब हमारे पास सोल्जर्स नहीं है, आर्मी के सामने वाले एनिमी आर्मी जो है वो बहुत बल्क नंबर्स में आप पे अटैक कर रही है, फिर हम डेलिबरेटली फोर्सिबली जो नॉर्मल सिविलियन होता है उसको आर्मी में डाल देते हैं. उसको हफ्ते 10 दिन की ट्रेनिंग देकर हम उसे फ्रंट पे भेज देते हैं. राइट? दैट इज नोन एज ड्राफ्टिंग. हफ्ते 10 दिन की ट्रेनिंग देकर अगर किसी को फॉर फ्रंट पे भेजा जाएगा तो चांसेस है वो वापस नहीं आएगा. उसके पास इतनी एडिक्वेट ट्रेनिंग नहीं है कि वो रिगर्स ऑफ वॉर को बर्दाश्त करे. राइट? सो द ड्राफ्ट, द लॉस बैटल ऑफ अल्सेज एंड लॉरेन, ये सब उनको कहां से पता चला था? फ्रॉम द नोटिस बोर्ड. बट ऑन दैट डे नोटिस बोर्ड पे क्या लिखा हुआ था? इट्स अ एडिक्ट फ्रॉम बर्लिन दैट इट वाज द लास्ट लेसन. कल से जर्मन लैंग्वेज के लिए एक नया टीचर आ जाएगा. इट इज द लास्ट डे दे विल बी लर्निंग द फ्रेंच लैंग्वेज. तो द क्राउड आउटसाइड indicates, you know, this their desire to attend the last lesson, the regret for not learning the language. तो ये सारी चीजें वहां पर हमें पता चलती हैं. Okay, they realize its importance when they are informed that French lessons will be discontinued due to Prussian occupation. ये गलती अब thankfully ये वाला बैच नहीं कर रहा है. ये जर्मन ऑक्यूपेशन नहीं है, इट्स अ प्रूशियन ऑक्यूपेशन. Prussia means Germany, Poland and some parts of Austria. आपको पता है कि वर्ल्ड वॉर्स के बाद ये जो हमारा प्रेजेंट ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर है ये आया था. राइट? पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश. तो उसी तरह से यूके भी जो था वो स्कॉटलैंड और आयरलैंड और ये सब अलग अलग हुआ. तो इसी तरह से प्रूशिया भी पहले, जो आज का ऑस्ट्रिया है, पोलैंड है और जर्मनी है,
इनको कंबाइन करके एक कंट्री थी प्रूशिया। क्लियर? ओके, नाउ उन्होंने लास्ट लेसन कैसे अटेंड किया? विद अ डीप सेंस ऑफ रिग्रेट। रिग्रेट फॉर व्हाट? That they did not study the language initially, and newfound appreciation for their mother tongue. Newfound क्यों राम? अब ये तो पता होगा बेटा, अभी मैंने जब एपैथी समझाया है तो न्यू फाउंड एप्रिसिएशन भी तो पता होना चाहिए। न्यू फाउंड मतलब न्यू था, और एप्रिसिएशन मतलब क्या? अप्रिशिएट करना क्या है? किसको अप्रिशिएट नहीं कब मैं बोल रही हूं, मैं आपसे अप्रिसिएशन का मतलब पूछ रही हूं। नहीं करना पड़ेगा बेटा, वो फोर्सफुली हो गया। अप्रिसिएशन क्या होता है? मम्मा ने 104 बुखार में, क्योंकि आप कनाडा जा रहे हो, कनाडा नहीं, आप कनाडा जा रहे हो, आपकी फ्लाइट है रात की 12 बजे और मम्मा को 104 बुखार है, और रात को 9-10 बजे मम्मा आपका फेवरेट डिश बनाकर आपको देते हैं कि बेटा एयरपोर्ट पे जाके खा लेना, तो हाउ विल यू लुक एट योर मदर? विल यू से कि मम्मा को तो काम है, आदत है कि बीमार होके भी किचन में घुस जाते हैं, और यू विल अप्रिशिएट द पेन शी इज फीलिंग एट लूजिंग यू, है ना? अब मम्मा के लिए अप्रिसिएशन आया ना, एक प्यार उमड़ के आया, आपको समझ में आया, राइट? सो देयर वाज अ न्यू फाउंड अप्रिसिएशन फॉर देयर मदर टंग। और इसमें हमारे को एग्जाम्पल अगर कोट करना है तो किसका एग्जाम्पल आएगा? ओल्ड हॉजर, उसका रबिंग ऑफ द प्राइमर, the tears in their eyes, the villagers had tears in their eyes। तो ये एग्जाम्पल आप कोट करोगे। मैंने आपको पहले ही बताया, कैरेक्टर स्केच लिखना है तो आपको नहीं बेटा, कहीं ना कहीं हम सबको पता है कि हमारे लिए पंजाबी कितनी इंपॉर्टेंट है, हिंदी कितनी इंपॉर्टेंट है, हम सबको पता है, बट हम उसको इग्नोर करते हैं बिकॉज वी आर इन्वॉल्व इन अ रैट रेस। उनको पता था कि फ्रेंच लैंग्वेज उनके लिए कितनी इंपॉर्टेंट है, बट इन स्पाइट ऑफ दैट दे नेवर केम टू द स्कूल, दे नेवर डिजायर टू लर्न द लैंग्वेज। जब उनके हाथ से छीन लिया तब उनको नहीं 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 मत लो, हमें ये लास्ट लेसन अटेंड करने दो, तो उनका लास्ट लेसन में आना, दैट वाज द न्यू फाउंड एप्रिसिएशन। नहीं तो अब तक उन्होंने अप्रिशिएट क्यों नहीं किया था? किया होता तो बहुत पहले कर लेते, राइट? इट वॉज अ न्यू फाउंड अप्रिसिएशन, अभी उन्होंने अप्रिशिएट करना शुरू किया था, राइट? सो द एग्जाम्पल ऑफ ओल्ड हॉजर हु डिस्पाइट बीइंग एन एल्डरली मैन, काफी बूढ़े थे। ओल्ड हॉजर, ओल्ड वर्ड ही इंडिकेट करता है कि उनकी एज बहुत ज्यादा थी, बट उन्होंने पूरे कम्युनिटी का कलेक्टिव रिमोर्स को डेमोन्स्ट्रेट किया। रिमोर्स इज रिग्रेट, फीलिंग ऑफ गिल्ट, फीलिंग ऑफ रिग्रेट। तो ओल्ड हॉजर जो है वो सिंबलाइज कर रहा है कि पूरी जो अल्सेज और लॉरेन की कम्युनिटी थी, उनका रिग्रेट इज बीइंग सिंबलाइज्ड बाय द इमेज ऑफ ओल्ड हॉजर रबिंग द प्राइमर। ओके, देन लैक ऑफ अवेयरनेस, हमारे लिए फ्रेंच लैंग्वेज कितना इंपॉर्टेंट है ये उनको उस टाइम तक रियलाइजेशन नहीं हुआ था। सडन रियलाइजेशन हुआ, लैंग्वेज छीन ली गई तो सडन रियलाइजेशन हो गया। अब इस रियलाइजेशन के साथ अकम्पनिंग फीलिंग क्या आया? ऑफ गिल्ट एंड रिग्रेट, और इसके कारण अब उनमें किसकी भावना जागृत हो गई? पेट्रियोटिज्म एंड यूनिटी, कोरिलेटेड टू द टाइटल एंड द थीम। टाइटल, लास्ट लेसन, सडन रियलाइजेशन, yes, sudden realization, they had taken language for granted, French language for granted, and theme, now it developed a sense of patriotism and unity in all the villages। We will not let go of French, हमें अलाउड नहीं है फ्रेंच पढ़ना, बट हमने जो पढ़ा है, जो हमने अब ये लास्ट लेसन में सीखा है, हम इसको भूलेंगे नहीं,
राइट? सो टाइटल एंड थीम के साथ आपका कोरिलेट हो जाएगा। क्लियर? एनी क्वेश्चंस बेटा? ओके, अब समरी मैं बहुत ब्रीफ में दे रही हूं। फ्रांस सुबह दौड़ रहा है, स्कूल आने के लिए वो लेट हो गया है, उसको डर लग रहा है, होमवर्क नहीं किया है और लेट है। मिसियर हैमिल जो है वो एक स्ट्रिक्ट टीचर हैं। नॉर्मली क्लास में बड़ा हसल बसल होता है, तो वो सोचता है कि उस हसल बसल के बीच में मैं क्लास में एंटर कर जाऊंगा तो मिसियर हैमिल को पता नहीं चलेगा। बट उसके शॉक, उस टाइम पे उसके सरप्राइज, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सरप्राइज एंड शॉक? Surprise is something which just surprises you, something out of the ordinary. And shock is जब out of the ordinary आपको एक झटका देता है, आपको negatively impact करता है, right? Astonishment वो surprise होएगा, but जो shock होता है that is something negative. तो अब वो surprise हुआ। surprise क्यों हुआ? क्योंकि उस दिन क्लास में हसल बसल नहीं था। मिसियर हैमिल ने बड़े जेंटली उसके सब बोला कि आके क्लास में बैठ जाओ। जब वो बैठा तो थर्ड सरप्राइज उसको मिला कि उस दिन तो विलेजर्स भी लास्ट बेंच पे बैठे हुए थे, तो ही वॉज सरप्राइज्ड। देन फोर्थ सरप्राइज, द ड्रेस ऑफ मिसियर हैमिल। नॉर्मली वो ड्रेस कब पहनते थे? फर्स्ट क्वेश्चन, नॉर्मली वो ड्रेस कब पहनते थे? इंस्पेक्शन डेज या प्राइज डेज पे, या उनका संडे बेस्ट था? संडे बेस्ट मीन्स द बेस्ट क्लोथ्स दैट ही हैड। व्हाई वाज ही वेयरिंग दैट ड्रेस ऑन दैट डे? द लास्ट लेसन। अगेन टाइटल आ गया, वी आर कंटिन्यूसली डिस्कसिंग द टाइटल, राइट? ओके, तो उसको भी देखे वो सरप्राइज हुआ कि आज ऐसी क्या बात है कि मिसियर हैमिल ने ये ड्रेस पहनी है। देन वेरी सून ही केम टू नो why was Monsieur Hamel wearing that dress? The last lesson, edict from Berlin that French would no longer be taught in the districts of Alsace and Lorraine. अब इसके साथ उसको क्या अंडरस्टैंडिंग हुआ? of the crowd at the notice board. जब वो भाग रहा था नोटिस बोर्ड के पास, वॉक्टर करके एक बंदा था, राइट? WACHTER, वॉक्टर। He was the blacksmith, right? तो वॉक्टर ने फ्रांस को क्या बोला था? Don't run, there is plenty of time, or words to that effect. तो फ्रांस ने क्या समझा था कि ये टॉन्ट कर रहा है कि मैं तो रोज ही लेट होता हूं, तो आज भी लेट हो जाऊंगा, तो भागो मत। बट व्हाट डिड ही अंडरस्टैंड इन द लास्ट लेसन? कि वो मजाक नहीं कर रहा था, वो एक डीपर इमोशन था कि लास्ट लेसन है, राइट? आराम से जाओ, आराम से अटेंड करो, जितना ले सकते हो उतना ले लेना। डोंट बी इन अ पैनिक। व्हेन यू आर इन अ स्टेट ऑफ पैनिक यू स्टॉप लर्निंग। आपका दिमाग पैनिक मोड में चला जाएगा, आप कुछ भी पढ़ नहीं पाओगे। इसीलिए बोला जाता है कि जब घबराहट हो टेक डीप ब्रेथ्स, अपने माइंड को स्टेबलाइज करो। जितना माइंड स्टेबल होगा उतनी पढ़ाई अच्छे से होगी, राइट? तो दैट इज व्हाट वॉक्टर मेंट, but Franz thought that he was being satirical, right? But he understood the crowd at the notice board. He understood Walker's sentiments when he came to know of the edict. अब उसके बाद हमें चेंज दिखता है। अब सारे बच्चों में, all those present in the class, including the teacher, हमने उनमें चेंज देखा। मिसियर हैमिल जो स्ट्रिक्ट थे वो बड़ा जेंटल हो गए, राइट? उन्होंने पढ़ाया कैसे? बड़ी रिस्पॉन्सिबली, छोटी सी छोटी बात को एक्सप्लेन करके, बड़े पेशेंटली। नॉर्मली टीचर्स क्या होते हैं? इम्पेशेंट हो जाते हैं। राम को समझ नहीं आया, चटाक चटाक चटाक। मोहित ने इनडिसिप्लिन क्रिएट किया, चटाक चटाक चटाक। पार्ट स्कूल नहीं आ रहा है तो चटाक चटाक चटाक, राइट? हम बच्चों की गलतियों के ऊपर फोकस करते हैं। बट लास्ट लेसन में मिसियर हैमिल ने क्या किया? उनके स्ट्रेंथ के ऊपर फोकस किया कि अपने लैंग्वेज के साथ जुड़े रहो, अपनी पढ़ाई के साथ जुड़े, राइट? सो चेंज उनमें आया, विलेजेस और बच्चों में चेंज आया। दे रिग्रेटेड नॉट पेइंग अटेंशन, दे वांटेड टू लिसन टू मिस्टर हैमिल, दे वांटेड टू लर्न एज मच एज दे कुड। तो हर बंदा जो उस क्लास में था, एवरी पर्सन इन द क्लास, उनके अंदर एक चेंज आया, राइट? अब इस चेंज में हमें इंपॉर्टेंस ऑफ वंस लैंग्वेज एंड वंस कल्चर नजर आता है,
राइट, हमने ये ऑलरेडी डिस्कस किया है। हमें रिबेलियन नजर आता है फ्रांस के वर्ड्स में, विल दे मेक देम सिंग इन जर्मन इवन द पिजन्स, राइट। द डिजायर टू होल्ड ऑन टू देयर लैंग्वेज, वो हर बंदे में प्रेजेंट में हमें नजर आता है। अब उसके बाद वी कम टू द एंड ऑफ द चैप्टर। व्हाट वाज द एंड ऑफ द लास्ट लेसन? दो बातें हुई थी और इनमें से एक बात जो थी ये बहुत इंपॉर्टेंट थी, द ड्रिलिंग ऑफ द प्रूशियन सोल्जर्स। दो बार ड्रिलिंग ऑफ द प्रूशियन सोल्जर्स मेंशन्ड है। एक बार स्टार्टिंग में फ्रांस जब स्कूल के लिए लेट था तो वो क्या करना चाह रहा था? He wanted to see the drilling Prussian soldiers. What does this tell you about France's character? तब आपको लगता है उसको रियलाइजेशन था about the effect of war, the effect of losing the battle. वो तब एक बच्चा था जिसके लिए सिर्फ एक एक फीलिंग ऑफ ओ था कि देखो कितने अच्छे से, यू ऑल नो जर्मन्स कितने ज्यादा रूथलेस और एफिशिएंट है, तो उनकी जो ड्रिलिंग होगी, आपको पता है कि जो मार्चिंग होती है वो कितनी ब्यूटीफुल होगी। हम जब 26 जनवरी को अपना परेड देखते हैं और हमारे स्कूल में जब परेड होता है, बच्चे मार्च पास्ट कर रहे होते हैं, डू यू थिंक इट इज ऑफ द सेम कैटेगरी? किसी का हाथ आगे है तो किसी का हाथ पीछे है, किसी का लेफ्ट लेग आगे है तो किसी का राइट लेग आगे है, राइट। हमारा मार्च पास्ट ऐसे होता है, बट आर्मी वालों का मार्च पास्ट कैसे होता है? प्रिसाइज टू द सेंटीमीटर कि जितना हाथ आगे जाना है उतना ही हाथ आगे है, जितना पैर पीछे जाना है, सबका पैर पीछे है तो सबका पैर पीछे है, राइट। सो दैट इज द ड्रिलिंग ऑफ द प्रूशियन सोल्जर्स। फर्स्ट सीन जब आता है तो फ्रांस इज एडमायरिंग द ड्रिलिंग ऑफ द प्रूशियन सोल्जर्स, बट जब एंड ऑफ द लेसन आता है, 12 बजते हैं, बेल रिंग होती है, तब दो चीजें होती हैं। They could hear the drilling of the Prussian soldiers entering the town, indicating what? Finished. French is under our rule. Do you think it's with admiration or contempt? नफरत हो रही है उनको, है ना, कि ये हमारी अल्सेज एंड लॉरेन पे हक जमाने के लिए आ गए। तो डिफरेंस ऑफ फीलिंग आ गया दोनों चीजों में, और साथ में द रिंगिंग ऑफ द एंजेलस। What is the Angelus? It's the afternoon prayer. आपको सबको पता है कि मुस्लिम्स में 5 बार प्रेयर होती है, 5 बार नमाज होता है ना। मॉर्निंग में होता है, आफ्टरनून में होता है, इवनिंग में होता है, और भी उनके टाइम्स होंगे जो मुझे नहीं पता है, मुझे 3 बार का पता है। तो वैसे क्रिश्चियंस में भी आफ्टरनून प्रेयर होती है। दैट पर्टिकुलर प्रेयर इज नोन एज द एंजेलस। So how do you know that the last lesson ended? Because the angelus started ringing and the Prussian soldiers entered the town. The drilling of the Prussian soldiers. अब इसका इफेक्ट मिसिया हैमिल पे क्या हुआ? इमोशनल हो गए, राइट। उनकी सिस्टर ऊपर पैकिंग कर रही थी, वो क्लासरूम को ऑब्जर्व कर रहे थे, बट जब बेल बजी तब उनका गला चोक्ड हो गया, भर गया आंसुओं से, और वो कुछ नहीं बोल पाए। बट उन्होंने जाते जाते भी अपना पेट्रियोटिज्म दिखा दिया। हाउ? बाय राइटिंग विव ला फ्रांस ऑन द ब्लैक, राइट। विव ला फ्रांस में आप लोगों के जब आप वाइव बोलते हो ना, तो आप VIVA लिख देते हो, वाइवा के स्पेलिंग लिख देते हो, और विव में है VIVE, विव ला फ्रांस, राइट। कोई बात नहीं, बैठो। The last lesson. Okay, so that is the summary. बाकी डिटेल में आपको देखना है तो you can go to the other videos and watch. So this is a brief summary of the chapter. अब इसमें आपको सेटिंग मैंने इंक्लूड किया हुआ है। जो अल्सेज एंड लोरेन है, दैट इज अ रीजन ऑफ फ्रांस, अ डिस्ट्रिक्ट ऑफ फ्रांस व्हिच हैज बीन टेकन ओवर बाय द प्रूशियंस। कॉन्फ्लिक्ट क्या है कि फ्रांस को इनिशियली फ्रेंच लेसन पसंद नहीं है, बट जब उसको रियलाइज होता है कि ये लास्ट लेसन है, तब वो बहुत रिग्रेट करता है फॉर नॉट लर्निंग हिज लैंग्वेज,
और मिस्टर हैमिल का रोल क्या है? ही इज अ डिवोटेड टीचर, ही इज ड्रेस्ड इन हिज बेस्ट क्लोथ्स, और जो लास्ट लेसन है, ही इज गिविंग अ पैशनेट फाइनल लेसन। जो लास्ट लेसन है वो ऐसे नहीं है, बेकार सा नहीं है, इट इज वेरी पैशनेट, फुल ऑफ इमोशंस, फुल ऑफ पैशन, कि मैं बस आज तो पूरी जान लगा दूं ये लेसन में कि बच्चों को मैक्सिमम नॉलेज मिल जाए। एंड द लास्ट लेसन इज ऑल्सो एक्सप्रेसिंग हिज लव फॉर द फ्रेंच लैंग्वेज। तो ओवरऑल टोन, जब कैरेक्टर्स कोई भी डायलॉग बोलते हैं, अगर आपको ओवरऑल सबका टोन क्या होगा, तो दैट इज रिफ्लेक्टिव। ये बार बार वर्ड आया है, रिफ्लेक्टिव का मतलब अपनी गलतियों के बारे में सोचना। कीपिंग क्वाइट में इंट्रोस्पेक्शन था ना, व्हेन डू यू इंट्रोस्पेक्ट? व्हेन यू रिफ्लेक्ट ऑन योर एक्शंस। मैं एक्स्ट्रापोलेशन साथ के साथ कराती जा रही हूं, मैं हर चीज जहां पे कनेक्ट हो रहा है वहां पे चैप्टर्स का आपको बताती जा रही हूं। कीपिंग क्वाइट में भी इंट्रोस्पेक्शन था और यहां पर भी रिफ्लेक्शन है। क्लियर हो रहा है आपको? ओके। सॉम्बर इज सीरियस, कोई प्लेफुल मूड नहीं है। अब जो बोला जा रहा है वो दिल से बोला जा रहा है, सीरियसली बोला जा रहा है, और थोड़ा ट्रेस ऑफ सैडनेस भी होता है सोम्बर में। आप खुशी की बात नहीं करते हो। जब किसी की डेथ होती है और आप उनके साथ अफसोस करने जाते हो तो आपका टोन कैसे होता है? इट्स अ सॉम्बर टोन, राइट? सीरियस एंड सैड, एंड इट इज टिंज्ड विद द सेंस ऑफ रिग्रेट। टिंज्ड का मतलब उसमें ओवरटोन्स हैं कि काश हमने ऐसा नहीं किया होता। There is newfound appreciation for the language and culture as they realize that they are about to lose the French, the opportunity to learn the French language because of the Prussian occupation. अब इस कहां पे मोस्ट एविडेंट है? फ्रांस में। ये वाला जो रिग्रेट है ये सबसे ज्यादा एविडेंट किस में है? फ्रांस में, क्योंकि फ्रांस कई बार चैप्टर में बोलता है कि मैंने ऐसा क्यों नहीं किया, आज देखो मुझे सब कुछ समझ में आ रहा है, आज मैंने ध्यान से सुना तो मुझे सब कुछ समझ में आ रहा है। दूसरों के एक्शन से हमें समझ में आता है कि वो रिग्रेट कर रहे हैं, बट फ्रांस तो ये कह के एक्सप्रेस करता है कि वो रिग्रेट कर रहा है। तो मोस्ट एविडेंट हमारे लिए जो है वो फ्रांस में है, राइट? And Monsieur Hamel का tone when he's talking of the French language, that particular time, the most logical, the clearest, the most beautiful language, उस टाइम पे उनका टोन कैसा है? It is full of pride and love. Pride है कि I am a Frenchman. Love for the country, ये चीजें हमारे को उनके टोन में नजर आती हैं। जब वो गिल्ट के बारे में बात कर रहे हैं कि हम सबकी गलती कहां हुई थी, राइट? तब उनका टोन कैसा है? रिफ्लेक्टिव है, सॉम्बर है, रिग्रेटफुल है और एम्पैथेटिक है। अब 3 वर्ड्स ऑलरेडी मैंने बता दिए हैं, रिफ्लेक्टिव, सॉम्बर, रिग्रेटफुल। व्हाट इज एम्पैथेटिक? When you understand, when you are in someone else's shoes, आप खुद को किसी और के जूतों में रखकर उनकी तरफ से समझते हो किसी प्रॉब्लम को, दैट इज एम्पैथी, राइट? तो ही इज ऑल्सो शोइंग एम्पैथी फॉर द विलेजर्स एंड द चिल्ड्रन, के उन्होंने पढ़ाई क्यों नहीं करी, तो उसमें हमें उनका एम्पैथी नजर आ रहा है। जब वो फ्रेंच लैंग्वेज को कभी गिव अप नहीं करना है, उस टाइम पे उनका टोन क्या है? ग्रेव। ग्रेव मतलब सीरियस। अब वो सॉम्बर नहीं है, ग्रेव है, वो बड़े सीरियसली बोल रहे हैं, राइट? मतलब बिल्कुल हंसी मजाक नहीं है उनकी आवाज में। जेंटल है, बड़े प्यार से समझा रहे हैं। पैशनेट है, परसुएसिव है, और कहीं ना कहीं डेस्परेट है कि प्लीज अगर हम हम आजाद होना चाहते हैं प्रूशियन रूल से, तो हमें अपनी लैंग्वेज को पकड़ के रखना पड़ेगा। तो ही इज ऑल्सो अ लिटिल डेस्परेट, राइट? सो फॉर मी दिस चैप्टर इज डन, राइट? जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक्सट्रापोलेटिंग द कैरेक्टर्स टू द थीम एंड द लास्ट लेसन, ये मैंने आपको बता दिया। अब आपके पास कोई क्वेश्चन है तो पूछो। बेटे, बर्लिन वॉज अ पार्ट ऑफ जर्मनी। हो सकता है उस टाइम पे भुलेखे से मैंने आपको लिखा दिया, बट अदरवाइज इट्स एन एडिक्ट फ्रॉम बर्लिन। बर्लिन वॉज अ पार्ट ऑफ जर्मनी एंड रशिया। Anything else? I think I've covered all the points on the blackboard.
Yes, Monsieur Hamel की ड्रेस, थंडरक्लैप, एंजेलिस एंड इम्पोर्टेंस ऑफ विवला फ्रांस, राइट? तो ये सारा कुछ कवर हो गया. अब किसी को कोई सवाल है? So with this we come to the end of this chapter. I hope you found it informative and you score 100 out of 100 in English. All my blessings are with all of you. God bless and all the best.